और फोटोवोल्टिक सेल। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कल आपको इन शॉर्ट बहुत कुछ समझा दिया था। ओके, सो सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। अब इस सोलर सेल और ये फोटोवोल्टिक सेल जो है, ये दोनों में ये जो है, ये नॉर्मली आपका, मैंने आपको बताया था कि दिस हैव टू मैकेनिज्म, इसको दो तरीके से यूज किया जाता है। पहले वाले को बोला जाता है फोटोथर्मल डिवाइस, फोटोथर्मल डिवाइस। बता सकते हो फोटोथर्मल डिवाइस में क्या होता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोथर्मल डिवाइस? एनीवन? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोथर्मल डिवाइस पे बताएगा? सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, सो इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी, it converts solar energy to heat energy. Correct. Now the second one is, that is the solar cell और photovoltaic. ये नाम itself ही बोल रहा है कि it is going to create a voltage drop or voltage difference because of this photons. So photovoltaic cell or photovoltaic device. Okay. Now what is the mechanism for this? It converts solar energy to, correct Sahil, it converts solar energy to electrical energy. Okay, and ये electrical energy को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि अपना पानी गर्म करने के लिए यूज कर सकते हो, लाइट के लिए यूज कर सकते हो, so you can use it for different purposes. Okay, now this particular, we are going to discuss about this particular solar cell or photovoltaic cell. This solar cell or photovoltaic cell, when it produces a current, it produces a current in single direction, means it have a unidirectional current, so it works like a DC power supply. ये जो है, ये DC power supply जैसा काम करता है, इसका करंट फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है, AC जैसा नहीं होता है, it produce a DC power supply. अगर आपको कोई AC का कंपोनेंट यूज करना है तो you need to convert that DC into AC and then only you can use it. Okay, so solar cell से निकला हुआ जो भी करंट होगा, जो भी बना हुआ करंट होगा, that will be always an DC power, means that will be always an DC current and it will work like a DC power supply. जैसे आपकी बैटरी काम करती है वैसे ही ये सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल काम करेगा. Let's try to understand the structure again. स्ट्रक्चर समझते हैं, कुछ तो कल मिस हुआ होगा या नहीं समझा हो तो आज समझ लो. स्ट्रक्चर ऑफ अ सोलर तो डायोड का समझाया हुआ है, बट फिर भी बिफोर स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ सोलर सेल में डायोड का स्ट्रक्चर आपको समझाती हूँ. I have decided कि every time I will revise the diode का structure and reverse biasing का situation. ये आपका डायोड है, इसको डायोड तभी बोलते हैं जब P और N जंक्शन एक दूसरे को कंबाइन करवाते हैं. ये डिप्लीशन रीजन होता है, दिस इज P साइड, दिस इज N साइड. अभी तक मैंने डायोड को बाहर कहीं से भी कनेक्ट नहीं किया है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये डिप्लीशन रीजन बनता ही इसलिए है क्योंकि इस साइड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप होकर इस साइड जाकर इनके होल्स में कंबाइन होते हैं. और ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये वाला एरिया, इसके अंदर ऐसे सिलिकॉन्स हो जाते हैं जिनका सारा का सारा बॉन्ड्स फुलफिल हो जाता है. इस वजह से इस डिप्लीशन रीजन में कोई भी फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होता. सिलिकॉन पूरी तरीके से अंदर सेटिस्फाई, अगर ये सिलिकॉन से बना हुआ है, इसका जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन से बना हुआ है. आपको पता है P और N तब बनता है जब सिलिकॉन के साथ हम डोपिंग करते हैं. ओके, बट ये रीजन में ना सिलिकॉन के पास होल प्रेजेंट होता है, ना सिलिकॉन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. यहाँ पर भी इसकी 8 की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है और यहाँ पे भी उसकी 8 की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, एंड ये डिप्लीशन रीजन की तरह काम करता है. सिंस इस साइड ने इलेक्ट्रॉन इसको इस साइड दिया है, सो आपको पता है जो देता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाता है और जो रिसीव करता है वो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है. इसीलिए डायोड के अंदर ही इटसेल्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी होती है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव कुछ इस तरीके से होता है. ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव. दिस इज व्हाट इज योर डायोड. अब डायोड को यूज करने का दो तरीका है, या तो आप उसको फॉरवर्ड बायस में यूज करो या तो आप उसको रिवर्स बायस में यूज करो. फॉरवर्ड बायस का सिंपल फंडा है, सी डिप्लीशन रीजन जब आपने कुछ भी नहीं किया तब भी प्रेजेंट होता है. फॉरवर्ड बायस का ये तरीका है
बताओ जरा क्या तरीका है, कोई बता सकता है फॉरवर्ड बायस क्या होता है? पी साइड को आप किस में कनेक्ट करोगे? पॉजिटिव पॉजिटिव यस, पी साइड को आप पॉजिटिव में कनेक्ट करोगे और एन साइड को आप नेगेटिव में कनेक्ट करोगे, तो होगा क्या, यहाँ से ये डिप्लीशन रीजन पतला होता जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप हो के एन साइड से पी साइड से सर्किट में फ्लो होना चालू कर देंगे. ओके, नाउ व्हाट, when you do this, like this is a forward bias. now reverse bias में उसी का उल्टा करते हैं. p साइड को हम स्मॉल से कनेक्ट करते हैं और n साइड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू होते हैं तो ये डिप्लीशन रीजन कम नहीं होने के बदले बढ़ना चालू हो जाता है. क्यों? क्योंकि पहली अपॉर्चुनिटी निकलने की इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, तो ये वाले तो अभी भी प्रेजेंट है. जब हम फॉरवर्ड बायस में कर रहे थे तो पहले तो ये डिप्लीशन रीजन वाले ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं. दे हैव वेरी प्लेस, they have so many places to jump. So पहले यही इलेक्ट्रॉन जो इस डिप्लीशन रीजन में एक्स्ट्रा बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है, पहले यही बाहर निकलते हैं. So this electrons get placed to jump out. But for reverse bias में ऐसा नहीं होता. रिवर्स बायस में क्या होता है, अगर मैंने इसको रिवर्स बायस में लगा दिया, that is your n side is connected to positive and your p side is connected to negative. अब पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की, उसके बाद ये आएंगे. मतलब अभी भी जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अराइव होंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अभी यहीं प्रेजेंट है. ओके, सो जो अगर समझो पहली बात तो यहाँ तक पहुंचना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इस वाले पोटेंशियल, ये वाले इसकी तो उतनी ताकत ही नहीं है, क्योंकि दिस आर द होल्स. ओके, बट स्टिल अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच भी गए, इफ इलेक्ट्रॉन्स रीच देयर, सो क्या होगा, एक तो ये ऑलरेडी नेगेटिव पोटेंशियल है और उसको नेगेटिव बना दिया है हमने, तो एक आग अगर चलो गलती से पहुंच भी गए तो भी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करके जहां इतना बड़ा डिप्लीशन रीजन था वहां इतना बड़ा डिप्लीशन रीजन हो जाएगा. सो दिस इज रिवर्स बायस सिचुएशन. ओके, हालांकि अब हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सोलर सेल में ना ये यूज करेंगे ना ये यूज करेंगे, हम सिर्फ डायोड का यूज करने वाले हैं. बट हमको पता है कि डायोड के अंदर भी पोटेंशियल बैरियर होता है, जिसमें ये साइड इट इज पॉजिटिव, ये साइड इट इज नेगेटिव, बिकॉज ये साइड के एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में जंप हुए हैं टू सेटिस्फाई दिस एरिया. सो इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है. ओके, ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि डिप्लीशन रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है या रहता है. बट डिप्लीशन रीजन में कोई भी फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होते. दे डोंट हैव एनी फ्री चार्ज, नहीं होता उनके पास. सारे के सिलिकॉन के सारे चारों के चारों बॉन्ड फुलफिल्ड हो जाते हैं. यहाँ पर पहले 5 थे, इसके पास 4 हो जाएंगे, और ये साइड में पहले 3 थे, इसके पास इसी का एक्स्ट्रा 5वां वाला आकर यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे. सो इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, since it is donating, it is receiving, so it creates an electric field with a potential, positive potential on the n side and negative potential on the p side. This is what happens. This is why depletion region is formed. Now let's go ahead with the structure of a solar cell. How the solar cell is connected. यहाँ पर मैंने जैसे कि बोला ना, सोलर सेल को मैं फॉरवर्ड बायस में यूज करूंगी ना रिवर्स बायस में, मैं सिर्फ अपने डायोड को यूज करने वाली हूँ. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको बनाया कैसे जाता है, फ्रंट साइड में जहां पर लाइट गिरने वाली है, दिस एरिया, दिस इज माय एन साइड, इसको काफी पतला रखा जाता है एन साइड को, और जो पी साइड है उसको थोड़ा सा मोटा रखा जाता है. ओके, सो ये जो फ्रंट साइड होता है जहां पर हम लाइट गिराने वाले हैं, जो ऐसा ऊपर का एरिया है, दैट इज एन साइड, और जो बैक साइड एरिया है दैट इज योर पी साइड. एंड यहाँ पर एक थर्मल कॉन्टैक्ट लगवाया जाता है, सो दैट जो भी करंट जनरेट हो वो सारा करंट इसके थ्रू, ये जो लोड है, यहाँ पे इस मैंने बताया था व्हाट इज लोड. लोड कैन बी एनीथिंग. आप गीजर को लोड बना सकते हो, यहाँ पर आप एक ऐसी स्टोरिंग बैटरी रख सकते हो जो भी करंट यहाँ पर आए वो स्टोर करता जाए. सो ये वो चीज है जहां पर इससे बना हुआ करंट को हम यूज करने वाले हैं. ठीक है, सो दिस वाज योर एन साइड जहां पर हमारा लाइट गिरेगा, एंड दिस वन इज योर पी साइड. ओके, एन साइड के ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की जाती है. इसके बारे में भी मैंने कल डिस्कस किया था कि वी डू एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, और इसका करने का रीजन यही है सिर्फ कि जितने भी लाइट्स आए वो सारी की सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर ले. ओके, सारे विजिबल रेंज को वो एब्जॉर्ब कर ले.
और दूसरा यूज ये था कि इस कोटिंग को इस तरीके से बनाया जाता है कि ये इंफ्रारेड रेंज है उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर दे, सिर्फ विजिबल लाइट को अलाउ करे अंदर जाने के लिए, क्योंकि इंफ्रारेड रेंज जो है हीट प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस हीट। तो अगर हीट प्रोड्यूस होगा तो आपका सेमीकंडक्टर जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। उनको अगर हल्का सा भी टेम्परेचर में चेंज मिला तो वो अपने जो उनका बिहेवियर होता है उससे अलग बिहेवियर दिखाते हैं। सो दिस इज एन साइड, दिस इज पी साइड। एन साइड को जानबूझ के पतला बनाया जाता है एज कम्पेयर टू द पी साइड। क्यों पतला बनाया जाता है? सो डेट जब भी यहाँ से लाइट गिरे तो मेरी लाइट सीधा डिप्लेशन ले, अगर यहाँ ये रहा एन साइड है, यहाँ पर कहीं पर एक डिप्लीशन रीजन होगा, सीधा मेरी लाइट जो है वो डिप्लीशन रीजन पर जाकर गिरे, और इवन इट कैन पास थ्रू डिप्लीशन रीजन और यहाँ पर भी आए। तो इसको जानबूझ के जो फ्रंट वाला एरिया है इसको थोड़ा थिन बनाया जाता है, जो भी लाइट गिर रही है उस लाइट का फोटॉन्स एन साइड में भी जाए, डिप्लीशन रीजन में भी जाए और पी साइड में भी जाए। ओके, सो दैट वी कैन गेट द करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस ऑल्सो। नाउ so this was all about your schematic structure of your solar cell. This is your N side, थोड़ा thin, बीच में depletion region, and then this is your P side. Okay. N side front में होता है, P side base पे। ये मेरा N side होगा, नीचे वाला एरिया जो होगा वो P side होगा। आपने देखा है, अगर आपने कभी किसी की बिल्डिंग वगैरह पे देखा होगा तो आपने देखा होगा सोलर पैनल्स लगाया जाता है, दैट इज सेम, यही है। सोलर पैनल्स में जो ऊपर वाला एरिया जिसके ऊपर लाइट गिरती है वो एन साइड होता है, और जो बैक का एरिया हो जाता है, जो नीचे वाला एरिया होता है प्लेट का, दैट इज योर पी साइड सेमीकंडक्टर, और उसके बीच में देयर इज अ डिप्लेशन रीजन ऑफ कोर्स। नाउ मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, एन साइड फ्रंट में, पी साइड बैक में, इट इज कवर्ड विद एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग सो दैट इंफ्रारेड रीजन जो है, इंफ्रारेड वाले जो रेज है वो रिफ्लेक्ट बैक हो, बाकी सारे विजिबल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद एन साइड को थोड़ा पतला बनाया जाता है एज कम्पेयर टू द पी साइड सो दैट फोटॉन्स इजीली डिप्लीशन रीजन में जा सके। नाउ जैसे वो डिप्लीशन रीजन में जाएंगे ऑफ कोर्स वो इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे, और एक्साइट करने की वजह से कुछ चीजें होंगी जो हम आगे देखेंगे। नाउ सोलर सेल बनाते वक्त मटेरियल का कुछ क्वालिटी होना जरूरी है। व्हाट आर दोस टू क्वालिटीज? पहली बात, जो ये ऊपर का हमने एंटी रिफ्लेक्टिंग बनाया है, आपको मैंने पहले ही बताया कि इस एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की सबसे बड़ा काम यही है कि ये ज्यादा से ज्यादा विजिबल रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है। मतलब आपको ऐसी कोटिंग यूज करनी पड़ेगी, इट्स कंपलसरी कि आप लाइट का, आपका सोलर एनर्जी का जो लाइट है वो क्या करे, आपके विजिबल रेंज को एब्जॉर्ब करे, मतलब ज्यादा रेंज एब्जॉर्ब करेगा, सो दैट आपका सोलर लाइट वेस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत सारी लाइट को एब्जॉर्ब करे, ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा। और दूसरा, हमको ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस एरिया, सो दैट जो भी इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो वो फटाफट फटाफट इसके थ्रू, ये जो वायर्स है ये गुड कंडक्टर्स होने चाहिए, फटाफट फटाफट इसके थ्रू पास होना शुरू हो, सो दैट हम लोगों को ज्यादा रेजिस्टेंस ना मिले और हमारे लोड के पास फटाफट फटाफट करंट पास होना शुरू हो जाए। सो दिस वायर्स एंड दिस एरिया इट शुड बी गुड कंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि अगर हल्का सा भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ तो इट कैन इजिली प्रोड्यूस अ करंट थ्रू दिस पर्टिकुलर वायर। तो ये दो कंडीशन होना चाहिए। पहला, तो सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब करना चाहिए, ये जो कोटिंग है। दूसरा, ये जो वायर्स हमने यूज किया दे शुड बी गुड कंडक्टर सो दैट जो भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं फोटॉन्स के एक्साइटेशंस की वजह से वो फटाफट फटाफट इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर कंडक्ट करके लोड के थ्रू पास कर सके। ओके, यहाँ तक सबको सब कुछ समझा है? यहाँ तक सबको ये समझा एन साइड क्यों पतला रखते हैं, क्यों पी साइड थोड़ा सा उसके पीछे, एन साइड फ्रंट में आता है, पी साइड बैक में आता है, इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, कोटिंग का काम क्या है, सारी चीजें समझी? Yes, ma'am. Okay, so okay, let's go ahead with the working now। जरा वर्किंग देखते हैं, ठीक है? वर्किंग ऑफ फोटोवोल्टिक सेल और सोलर सेल।
ओके, नाउ वर्किंग ऑफ फोटोवोल्टिक सेल, मैं देखो नॉर्मल डायोड बना रही हूँ, मैंने इसको कहीं भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। कीप इट इन माइंड कि यहाँ पर मैं डायोड को ना रिवर्स बायस में रख रही हूँ ना फॉरवर्ड बायस में रख रही हूँ। आई एम नॉट कीपिंग इट एनी ऑफ द वे। इस डायोड को सिर्फ उल्टा बना रही हूँ मैं। ऊपर का फ्रंट, दिस इज योर फ्रंट साइड, दिस इज योर बैक साइड, और बीच में देयर इज अ डिप्लेशन रीजन। आपका प्लेट जैसा, जैसा आपने एक पतला सा प्लेट देखते हो ना, वैसा कुछ इसको बनाया जाता है। सो उसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है दैट इज एन साइड, जो लोअर वाला पार्ट होता है, जो बैक साइड वाला पार्ट होता है दैट इज पी साइड। एंड देन फ्रॉम हियर देयर इज एन, यहाँ से हम लोड को, जिसको भी हम यूज करने वाले हैं, जो भी मटेरियल, जो भी अप्लायंसेस, उसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। सो दिस इज लोड। ओके, आपको ये आपका डिप्लीशन रीजन है, दिस इज योर डिप्लीशन रीजन, दिस इज योर एन साइड, this is your p side. Of course there is a coating here so that it can absorb more and more light and it can reflect back more and more infrared rays. अब यहाँ से मैंने इसके ऊपर सोलर एनर्जी गिराई। अब ये सोलर एनर्जी क्या काम करती है वो समझो। एक बात तो हमेशा याद रखनी है कि जो भी सी फर्स्ट कंडीशन में भी हमने देखा था कि ये जो भी फोटॉन्स हम गिरा रहे हैं उनके पास जो ताकत होनी चाहिए वो इसके इलेक्ट्रॉन्स से, ऑफ कोर्स अब ये मेरा डिप्लीशन रीजन है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल हो रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है? ये सबको समझा कि जब डायोड ऐसे भी कनेक्टेड होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल बैरियर होता है, ये सबको समझा? सो अब क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे ही मैंने लाइट गिराई, इस पर्टिकुलर एरिया से जैसे ही मैंने लाइट गिराई, होगा क्या? पहली बात तो हमको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब मैं लाइट गिरा रही हूँ, वो जो फोटॉन्स है उनके पास इतना ताकत तो होना चाहिए कि इनके एनर्जी बैंड गैप से बड़ा होना चाहिए, तो ही वो एक्साइट कर पाएंगे, अदरवाइज वो एक्साइट नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए कि व्हाट इज बैंड गैप एनर्जी। बैंड गैप एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, आपको पता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है। इस इतनी ताकत तो उस फोटोन में होनी चाहिए कि आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप होकर कंडक्शन बैंड में जा सके, तभी आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। तो फोटॉन्स के पास जो भी एनर्जी होगी वो होनी चाहिए while falling, it should be always this much, it should be greater than this valence band, this is a required condition. Okay, now जैसे ही मेरे फोटॉन्स जिनका बैंड गैप, जिनके पास जो एनर्जी है वो हमारे बैंड गैप से बड़ी है, वो इस पे गिरना स्टार्ट होता है। अब आपको पता है दिस इज डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्चुअली सिर्फ डिप्लीशन रीजन में एक्साइटेशन नहीं होती है, एक्साइटेशन सिंस इसको इतना पतला, ये लेयर को इतना पतला बनाया जाता है कि एक्साइटेशन यही नहीं, एक्साइटेशन इसके अंदर भी होती है, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस। नाउ होता क्या है, व्हाट हैपेंस हियर, जैसे ही पहले डिप्लीशन रीजन की बात करती हूँ फिर इन पे आती हूँ। डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स जब इनके ऊपर फोटॉन्स गिरता है और ये एक्साइट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सेम फिनोमिना है जो हमने पीछे पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरफ पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लीशन रीजन में हैं वो सारे पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू करते हैं, और जितने भी होल्स हैं वो सब नेगेटिव की तरफ। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन यहाँ जम कर रहा है तो होल तो यहाँ आ जाएगा, तो होल्स जो है वो इस साइड क्रिएट होना चालू हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस साइड भागना शुरू कर देते हैं। सेम जो इनके अंदर माइनॉरिटी चार्जेस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ भी यही होता है, जब ये एक्साइट होता है ये माइनॉरिटी चार्जेस, ये भी क्या करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, मतलब इस तरफ आना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट कमिंग दिस, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन साइड की तरफ भागना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ दिस एन साइड। एंड जो होल्स है, वो जो पॉजिटिव होल्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, जो होल्स है वो सारे के सारे होल्स, यहाँ पे भी जो होल्स क्रिएट हुए हैं, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो होल जो होता है वो, अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करवा रहे हैं तो होल पीछे जाएगा, तो सारे होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ रहना शुरू हो जाते हैं और सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। इसको आप इसी तरीके से समझ सकते हो कि देयर आर नंबर ऑफ चेयर्स अवेलेबल, दोज आर योर होल्स and the people sitting here is electron. Okay, अगर people are
गोइंग दिस साइड, तो होल कहाँ हो गए, यहाँ पे भी आगे एक चेयर है, तो पर्सन यहाँ से पर्सन उठकर यहाँ बैठ गया, तो अगर पर्सन इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये जो खाली वाली जगह है वो पीछे की तरफ जा रही है, बराबर है। पर्सन अगर आगे आगे बैठता जा रहा है तो जो खाली वाली जगह है वो पीछे पीछे होती जा रही है। तो दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस एन साइड एंड जो होल्स है वो पी साइड में शिफ्ट होते जाते हैं। नाउ इसकी वजह से होता क्या है, अब एक बात समझो कि ये जो डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो वही इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहाँ पर फ्री एरियाज में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसके पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन था, जो पांचवा वाला इलेक्ट्रॉन था, वही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आकर ये पोटेंशियल डेवलप किया है। ओके, बट अब क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रॉन जब वापस अपनी अपनी जगह पे जाता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस जगह को वो छोड़ के आया था वहीं पर जाकर वापस रिकम्बाइन हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस जगह को वो छोड़ के आया था उसी जगह को जाकर वो वापस रिकम्बाइन हो जाए। ओके, अब अगर वो वापस रिकम्बाइन हो जाएगा तो वो करंट को जनरेट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो अपनी प्लेस पे चला गया। सो यहाँ पर ऐसा होता है इसमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो डिप्लीशन रीजन में आकर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजल्ट किए थे, वही अगर मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जिस जगह से आए थे वापस उसी जगह जाकर उसी होल में जाकर अपने आप को रिकम्बाइन करवा दे। बहुत पॉसिबिलिटी होती है इस चीज की। तो क्या होता है, तो फिर अगर इस डिप्लीशन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिकम्बाइन होते जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा ये जो माइनॉरिटी चार्जेस है ना, जो पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स है, जो पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए हैं, इनसे मेनली वो करंट जनरेट करता है, क्योंकि ये वाले जो होते हैं मोस्टली जिस जगह को छोड़ के आए होते हैं उस जगह पे जाकर रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो आपको जो भी करंट जनरेट होके मिलता है वो पी साइड का जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, माइनॉरिटी चार्जेस, उनके एक्साइटेशन की वजह से मिलता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप हुआ, इस पी साइड ने अब इलेक्ट्रॉन दिया है, सो पी साइड बिकम्स पॉजिटिव पोटेंशियल, एन साइड बिकम्स, एन साइड ने इसका माइनॉरिटी चार्ज लिया है, एन साइड बिकम्स नेगेटिव पोटेंशियल, और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ से फ्लो होना चालू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग, दैट इज चार्जेस स्टार्ट्स फ्लोइंग। और आपको पता है करंट का डायरेक्शन चार्जेस के फ्लो से अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन हम इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या बोला मैंने? कुछ समझा एवरीवन? यस और नो? Yes. हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस एक डाउट था, वो आपने बोला कि वो सारे इलेक्ट्रॉन वापस से रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो वो जो वहाँ पर ये प्लस और माइनस बना हुआ है पोटेंशियल, वो भी तो वो कम होता जाएगा, कम हो वो कम जाएगा। होता जाएगा, हाँ वो कम होता जाएगा, और वही तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने में हेल्प करने वाला है। ये जो आप करंट का फ्लो आपको मिलता है, ये जो ये पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो इसी वजह से तो जनरेट होगा क्योंकि ये कम होता जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहाँ पर जंप कर, जो हम एक्साइट करेंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट जंपिंग टू दिस साइड, सो ऑफ कोर्स दिस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, इट विल क्रिएट, देयर विल बी पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, and this potential drop is somewhere responsible for the flow of current inside your circuit. क्योंकि मिस अगर वो वहाँ पर रहेगा ये प्लस और माइनस, तो फिर ये जो सेमीकंडक्टर है वो तो इंसुलेटर बन जाएगा और फिर तो करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। कौन सा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाएगा? मिस अगर ये प्लस और माइनस अगर नहीं जाएगा तो फिर मैम, है ना? एक मिनट फिर से बोलो सौरभ। मिस ये जो प्लस और माइनस है, मतलब ये जो पोटेंशियल है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रहेगी तो करंट कैसे फ्लो होगा मिस? क्यों नहीं होगा? अभी देखो ये डिप्लीशन रीजन बहुत कम हो गया तो भी एकदम जीरो तो नहीं होने वाला, कीप इट इन माइंड, इट इज नेवर गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑलवेज देयर विल बी अ जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे जंपिंग किया है, इट हैव क्रिएटेड अ पोटेंशियल डिफरेंस ओवर दिस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सो इलेक्ट्रॉन्स हैव जंप्ड इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन ने जंपिंग कर दी है,
So there is a potential difference between these two particular points. समझ में आ रहा है? And if there is a potential difference between these two particular points, this will start creating, this will allow the electrons to flow from one point to the another point. वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा और वापस ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे. And this electrons, this charges will again go to this positive side. This is how it works. कि आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होना शुरू होता है, चार्जेस फ्लो होता है, लोड के थ्रू आप उसका यूज करते हो और जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो वापस से वो चार्जेस जो है वो पॉजिटिव साइड में अंदर चला जाता है. So this is how it works. समझा सौरभ? हाँ मिस. हाँ. So this potential difference is resulting your flow of electrons. ये डिप्लीशन रीजन इतना भी reduce नहीं होगा कि it will reduce to zero. इतना भी reduction नहीं होगा उसका. There are million number of atoms present inside. So इसका reduction to the zero नहीं होगा. Still there exists a electric field और यही electric field responsible है आपके electrons को इस तरफ attract करने के लिए. ये जो minority charges के electron अगर ये zero हो जाए तो minority charges के electron ये side attract ही नहीं होंगे, वो n side की तरफ जाएंगे ही नहीं. So ये depletion region का जो positive potential है वही responsible है कि अपना electron इसका भी electron jump होके इस side आ रहा है. Depletion region का electric field is responsible for it कि electron is coming to the n side. Okay, and of course it will create a potential difference. Surely it will create a potential difference. Potential drop तो वो करने ही वाला है. This is going to happen. Okay, and this potential drop is somewhere responsible for your flow of current. बहुत ज़्यादा responsible है ये flow of current के लिए. Okay, so of course it is going to create a potential difference, potential drop. ठीक है? So ये इलेक्ट्रॉन इस साइड अट्रैक्ट हो पा रहा है, उसका पीछे रीजन यही है कि अभी भी स्टिल इट इज पॉजिटिव पोटेंशियल. ये है, ये पूरा जीरो नहीं हुआ. अदरवाइज अगर ये जीरो हो जाता तो आपका जो ये एक्स्ट्रा माइनॉरिटी चार्ज जनरेट हुआ है पी साइड में, ये एन साइड में अट्रैक्ट ही नहीं हो पाता, तो ये पूरा कभी खत्म नहीं होता. हाँ, हो सकता है कि इसके जो आप इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हो, जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो करंट बना के देगा, वो यहाँ जाकर होल में व्हाट वी कैन से रिकम्बाइन हो जाए और आपको करंट में जनरेशन ना दे, आपको पावर ना दे. सो पावर के लिए मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी के माइनॉरिटी चार्जेस, दैट इज पी के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एन के अंदर के जो होल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके करंट के जनरेशन के पीछे. ठीक है? सो this electrons are responsible, this minority charges are responsible here for the current conduction. इसीलिए तो आप फोटोवोल्टिक सेल से या सोलर सेल से बहुत ज्यादा करंट जनरेट नहीं कर सकते आप. द अमाउंट ऑफ करंट, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जब आपने एक्साइट किया, मोस्ट ऑफ द रिकम्बाइन करके आपकी एनर्जी का वेस्टेज कर देते हैं. फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल कभी आप ट्राई करो, आप उसको आपको 12-12 घंटा चार्ज करना पड़ता है, तब जाके आप उसको रात को यूज कर सकते हो. अगर कभी किसी के घर पे होगा तो उसको काफी टाइम अच्छे से चार्ज करना पड़ता है, उसका चार्जिंग टाइम बहुत अगर आप उसको सेम आपका इसमें भी है, आप अगर सोलार कुकर में खाना बनाओ उसको आपको काफी टाइम तक हीट में रखना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जो ये रिकॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस है इसकी वजह से आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और सिर्फ माइनॉरिटी चार्जेस के फ्लो की वजह से आपको करंट मिलता है या माइनॉरिटी चार्जेस के फ्लो की वजह से आपको जो भी एनर्जी है वो कन्वर्शन मिलता है. तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन. सो दिस वन इज नॉट एफिशिएंट. हाँ, बट इट इज इको फ्रेंडली, ये बोल सकती हूँ, क्योंकि सोलर एनर्जी हमेशा अवेलेबल होती है दुनिया में. इट इज नेवर गोइंग टू एंड. ऑफ कोर्स जब तक हम जिंदा है तब तक तो नहीं खत्म होने वाला है. सो इट इज इको फ्रेंडली बट इट इज नॉट एफिशिएंट. आप चाहो कि इससे कंप्यूटर चला लो तो नहीं चला सकते आप. हाँ, बट इसके से सैटेलाइट्स चलाए जाते हैं क्योंकि सैटेलाइट्स ऊपर की तरफ होते हैं और वहां पर सन हमेशा प्रेजेंट होता है. सो आप कंटिन्यूसली सैटेलाइट्स को चार्ज करते हो और उनके जो सैटेलाइट्स के जो विंग्स होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, वो हम एप्लीकेशन में देखने वाले थे. सैटेलाइट्स को ऐसे बड़े बड़े विंग्स दिए जाते हैं और वो विंग्स में ऊपर जो होता है वो एन साइड होता है, नीचे पी साइड होता है और ये एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से ये पर्टिकुलर अंदर की तरफ जाते हैं. ऑफकोर्स इसके ऊपर एंटी कोटिंग बनाई जाती है कि इसका हीट अंदर ना जाए वरना पूरा सैटेलाइट खराब हो जाएगा. सेम वर्किंग सैटेलाइट को इससे ऑपरेट किया जाता है क्योंकि सैटेलाइट को कंटिन्यूसली सन से सोलर एनर्जी मिलती है और वो फटाफट उसकी इंटेंसिटी भी हाई होती है, तो इट कैन ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ अ सोलर एनर्जी. सो सैटेलाइट्स में इसको यूज किया जाता है. बट
यहाँ पर बैठ के आप कंप्यूटर को इससे वर्क नहीं करवा सकते, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की वजह से मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड। सिर्फ ये जो माइनॉरिटी चार्जेस जो अट्रैक्ट होंगे ये पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से, ये माइनॉरिटी चार्जेस आपको करंट बना कर देंगे। एंड समझ सकते हो कि माइनॉरिटी वो भी माइनॉरिटी है, तो बहुत ज्यादा करंट तो ये बना के देने वाला नहीं है। दैट इज व्हाट इवन यू हैव एक्सपीरियंस। बड़े बड़े फोटोवोल्टिक सेल्स लगाने पड़ते हैं, अगर आपको आपके बिल्डिंग में उसको इम्प्लीमेंट करना है तो कभी पूरा टेरेस कवर अप हो जाता है उसको लगाने के चक्कर में। ओके, सो दिस इज नॉट दैट एफिशिएंट जितना होना चाहिए, अभी तक तो नहीं है, बट स्टिल प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन सो दैट वी कैन मेक इट मोर एफिशिएंट। अगर ये ऐसा कुछ बन गया कि बहुत अच्छा कुछ ऐसा बन गया तो फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप सन की एनर्जी से ही आप बहुत सारा करंट बना लोगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द फिनोमेना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन माइनॉरिटी चार्जेस का फ्लो करके आपका एनर्जी। समझ में आ रहा है कुछ? समझा? मैम बोलो। हाँ मैम, करंट बढ़ाने का इसमें एक ही तरीका है ना कि डिप्लेशन रीजन कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर रिवर्स सिचुएशन में करो तो कर सकते हो आप तो इस समय जो बोलो बोलो। हाँ, इस समय जो बढ़ाने का मतलब प्रयास कर रहे हैं वो रिवर्स सिचुएशन में ही कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर तो मैंने ना रिवर्स में लगाया ना फॉरवर्ड में, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बाहर से कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक अपना प्लेट लाया है, उस प्लेट पे ऊपर एन साइड है नीचे पी साइड है काफी थिन, सिर्फ मैंने उसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग किया और ले जाकर उसको सोलर इसमें रख दिया, क्या कहते हैं अपना, बाहर धूप में रख दिया, हाँ सनलाइट में रख दिया है। ओके, मैं यहाँ पे अपने बाहर की कोई भी बैटरी यूज नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग माई बैटरी हियर, मैं सिर्फ यहाँ पे डायोड का यूज कर रही हूँ, दैट्स ऑल। मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूँ कि कैसे हाँ, तो फिर तो पीछे हमने पढ़ा था ना कि जब हम फोटो डायोड जब हम पढ़ रहे थे, हमने वो चीज पढ़ी थी कि फोटो डायोड में हम क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं कि हमको थोड़ा सा करंट का वैल्यू बढ़ जाए, इस वजह से हम उसको रिवर्स बायस में करके इसके डिप्लीशन रीजन को बढ़ा देते हैं और बढ़ाकर सारी लाइट को इस डिप्लीशन रीजन में ही गिराते हैं, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, रन होना चालू होते हैं और हमको रिवर्स सिचुएशन में करंट मिलना चालू होता है। बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स सिचुएशन में आपको करंट प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा वोल्टेज भी जो आपको जो आपका फोटॉन्स है, पहली बात तो वो हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होना चाहिए, ये तो एक बहुत रिक्वायरमेंट है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सके, और साथ में फिर आप वहां पे रिवर्स सिचुएशन में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो समवेयर यू आर यूजिंग अ करंट टू जनरेट अ करंट, रिवर्स सिचुएशन में लगा रहे हो तो डिप्लीशन रीजन बढ़ा रहे हो, सो you can try that is only your photodiode, उसी को तो हम फोटोडायोड बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी सी दोनों, अगर आपने फोटोवोल्टिक सेल और फोटोडायोड का मैकेनिज्म देखा होगा, ऑलमोस्ट दोनों का मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ यहाँ पर मैंने रिवर्स बायस ना यूज करके इसके डिप्लीशन रीजन को थिक नहीं किया है, मैं सिर्फ इसके प्लेट को यूज कर रही हूँ। ओके, और वहां पर मैंने क्या किया था, इसको रिवर्स बायस में लगाकर डिप्लीशन रीजन के साथ मेनली काम किया था। सो यही दो डिफरेंस इन दोनों के बीच में है कि वहां पर मैं बैटरी का यूज कर रही थी, यहाँ पे मैं बैटरी का यूज नहीं कर रही हूँ। तो वो चीज की जाती है अभिषेक, उसको रिवर्स सिचुएशन में लगाया जाता है सो दैट उसका डिप्लीशन रीजन बढ़ जाए और आपको करंट का जनरेशन ज्यादा मिले, वो चीज की जाती है, उसी को हम फोटोडायोड का वर्ड यूज करते हैं। समझ में आया? बट अगर आपको बैटरी बिल्कुल यूज ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ डायोड लेके काम करना है, तो दिस इज व्हाट इज दैट टाइप। जो आपके छोटे छोटे सोलार लाइट्स वगैरह बनते हैं ना, उसमें यही किया जाता है, ऊपर साइड के प्लेट में आपका प्लेट इंसर्ट किया जाता है, उस प्लेट को ऊपर साइड एन साइड रख के नीचे साइड पी साइड रख के उससे जो ये माइनॉरिटी चार्जेस से जो करंट जनरेट होता है समझा? तुषार, मैम सॉरी गलती से हो गया था मैम, सॉरी। तो अभी तो बंद कर। ओके, सो अभिषेक यू कैन ट्राई दैट, उसको रिवर्स सिचुएशन में करके आप उसका डिप्लीशन रीजन बढ़ाकर उसको आप फोटो डायोड जैसे यूज कर सकते हो, एंड देन इट विल जनरेट अ करंट एंड दैट करंट कैन बी यूज्ड बाय योर पर्टिकुलर लोड, कर सकते हो ये काम। यही चीज हमने फोटो डायोड में पढ़ी थी। ओके, सो
This is all about working of a photovoltaic cell. So photovoltaic cell में again this minority charges are responsible for the current generation. Now keep it in mind कि जो of course there is an potential difference across this particular 2 points, and when there is a potential difference the electron starts flowing, and when the electron starts flowing of course there is a production of current in the circuit which is according to the conventional direction, which is in opposite direction as the direction of the electrons in which directions in which electrons are flowing. तो जो current का direction होता है वो electrons के direction के opposite लिया जाता है. Okay, now let's try to understand the IV characteristic. किसी को यहाँ पर कुछ ऐसा है जो नहीं समझा? ये रिकॉम्बिनेशन जो मैंने बोला वो समझा सबको? ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं वो समझा? सी कीप इट इन माइंड, कितना भी रिकॉम्बिनेशन हो ये वाला बैरियर कभी जीरो नहीं होगा. ये हमेशा इसका हमेशा पॉजिटिव होना नॉर्मल सी बात है, इसका नेगेटिव होना नॉर्मल सी बात है. तभी आपका ये वाला चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये साइड जंप होकर जाएगा. ये डिप्लीशन रीजन रिस्पॉन्सिबल है कि आपका जो इसका माइनॉरिटी चार्जेस है पी का माइनॉरिटी चार्जेस एन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ आपने किया ही नहीं है. सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट. ये कभी खत्म नहीं होता, डिप्लीशन रीजन कभी जीरो नहीं होता. ओके, बट ये है कि आप उसको एक्साइट करके रिकम्बाइन करवा रहे हो तो आपका डिप्लीशन रीजन कम होने का चांसेस है. इट कैन रिड्यूस, बट जीरो जैसा सिचुएशन क्रिएट नहीं होता कभी भी. बहुत थिन हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता. ओके मैम मतलब जब हम लाइट गिराते हैं जो डिप्लीशन में इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी जगह पर जाते हैं, इसीलिए करंट फ्लो नहीं होता. बट हाँ, डिप्लीशन रीजन कम होते होते जाता है, बट फिर भी हमारे एन थोड़ा पॉजिटिव रहता है, इसीलिए जो पी के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है वो जब ऊपर जाते हैं तभी जो छोटा मोटा करंट फ्लो होता है उतना ही. एग्जैक्टली करेक्ट. जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस साइड से इस पॉजिटिव साइड से अट्रैक्ट होकर ये साइड में जाते हैं, दिस एरिया ये वाला जो ऊपर का एरिया है ये नेगेटिव बनना स्टार्ट होता है एज कंपेयर टू दिस. इसका पोटेंशियल रिड्यूस होना स्टार्ट होता है एज कंपेयर टू दिस आफ्टर रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस अगेन बिटवीन दिस टू पर्टिकुलर पॉइंट्स. ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स में देयर इज एन पोटेंशियल डिफरेंस. एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बाहर ड्रॉ करना चाहिए था. दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बाहर ही ड्रॉ किया है. So this becomes negative because electrons are being received and electron will start flowing from this particular area, and this becomes positive because इसने अपने electrons अपने minority charges को donate किया है. So there is a potential difference between these two particular conducting points and the electrons start flowing to the circuit. Okay. Yes ma'am. Okay. So this I think you have understood. एक बात हमेशा याद रखो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर जनरेट करके आपको नहीं मिलता. कीप इट इन माइंड. मीन्स आप पावर का मतलब आपको पता है शायद कि कितना पावर आप कितना करंट आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा नहीं मिलता आपको. कीप इट इन माइंड, क्योंकि ये चीज आपने खुद एक्सपीरियंस की होगी. अगर आपने सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल का यूज किया होगा, अगर आप उसको सोलर एनर्जी से चार्ज करने की कोशिश करो तो आपको काफी टाइम लगता है उसको चार्ज करने के लिए. जल्दी चार्ज नहीं होता वो, क्योंकि वो ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर ही नहीं पाता. एक टाइम में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होता है, सो वो ज्यादा करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता. तो उसको चार्ज करने के लिए आपको 3-3, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा आपको उसको सोलर एनर्जी में रखना पड़ता है. बट दिस इज यूजफुल इन सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स में ये बहुत ज्यादा फ्यूल बचाने का बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि सैटेलाइट्स में जो सोलर एनर्जी है वो 24 आवर्स अवेलेबल होती है, उनको वो मिल जाती है 24 आवर्स. सो दैट इज ऑलवेज ट्रू कि 24 आवर्स नहीं बोल सकते, 12 आवर्स तो आराम से मिल जाती है. अगर बैक साइड में चला गया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको ना मिले, बट अदरवाइज अगर थोड़ा सा और ऊपर हाइट पे रखा तो ज्यादा अमाउंट, ज्यादा टाइम उनको सोलर एनर्जी रिसीव होती है. दैट इज ऑलवेज ट्रू. ओके, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द हाइट की किस हाइट पे आप सैटेलाइट को रख रहे हो, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि उनको कितने आवर्स सोलर हीट मिलेगा, कितने आवर्स नहीं मिलेगा. बट समवेयर इट इज वेरी मच यूजफुल. जहाँ पे आपको 10,000 टन फ्यूल यूज करना है, वहां पे फ्यूल का अमाउंट कुछ तो कम हो ही जाएगा सोलर एनर्जी यूज करने की वजह से. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्किंग. लेट्स गो अहेड विद द आईवी कैरेक्टरिस्टिक. सी आई अंडरस्टैंड कि आपको इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो
समझने के लिए या पढ़ने के लिए टफ पड़ रही होंगी, या मैं ऐसी चीजें, बहुत सी चीजें जो आपको नहीं समझा रही हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग, या मैकेनिज्म में थोड़ा बहुत हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिज्म आप तभी समझ सकते हो जब आप इसको ऑपरेट करो, आप इसको यूज करो, ठीक है, या इसका आप कैरेक्टरिस्टिक खुद देखो जाकर। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मच कि व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है उसके अंदर, उतना समझ जाओ बस। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टुडे, और आपकी बुक में भी उतना ही समझाया हुआ है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। मैंने बताया था कि दिस पर्टिकुलर पार्ट, आपका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है सोलर सेल का, वो 4th क्वाड्रेंट में बनाया जाता है। क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो आपका जो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन है करंट का, वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ है। मतलब अगर आप करंट को यहाँ पर ट्रेस करने की कोशिश करो तो आपके हिसाब से तो करंट ऐसा ही फ्लो होगा, बट करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में है। और आपको पता है व्हेन इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव इन अपोजिट डायरेक्शन, यू टुक द करंट एज माइनस। आप करंट जो आपका एक्सपेक्टेड डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट जब आपका होता है, आप उसको माइनस लेते हो। ओके, और सिंस यू आर गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो वोल्टेज इज पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है। सो since current is flowing from solar cell to the load, सोलर सेल से लोड में करंट पास हो रहा है। सो होगा कैसा कि आपका जो करंट को आप जो कंसीडर करोगे उसके मैग्नीट्यूड को आप नेगेटिव कंसीडर करोगे, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन उल्टा था। आपको ऐसा लग रहा था कि करंट शुड बी गोइंग लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, सो इट स्टार्ट्स फ्लोइंग लाइक दिस। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मली, बट इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम सोलर सेल टू द लोड, ऐसा जा रहा है। सो सिंस डायरेक्शन इज अपोजिट अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ, नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वी टेक द करंट एज नेगेटिव। ये चीज आपने पढ़ी है किरचॉफ लॉ में, करेक्ट है? सो करंट का मैग्नीट्यूड यू विल टेक इन नेगेटिव एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव। सो आईवी में आई जो होता है, आई जो हम लेंगे बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, वो नेगेटिव होगा, और वोल्टेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप 4th क्वाड्रेंट में जाके बात करो। 4th क्वाड्रेंट में ही वाई एक्सिस नेगेटिव होता है और एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मली बनाया जाता है वो 4th क्वाड्रेंट में बनाया जाता है, क्योंकि करंट इज टेकन टू बी नेगेटिव, सोलर सेल से लोड में जा रहा है और सोलर सेल को क्रॉस करके लोड में जा रहा है, एंड वोल्टेज इज ऑफ कोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो। तो आपको पता है व्हेन यू गो फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो वोल्टेज आप हमेशा अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स कन्वेंशनल लॉ, V को आप हमेशा प्लस V लेते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे करंट आप माइनस I प्लस V ऐसा कुछ लेते हो, करेक्ट? माइनस IR प्लस V इज इक्वल्स टू 0 अगर आप पूरा एक किरचॉफ सर्किट कवर अप करो तो। So current is taken negative, voltage is taken positive, hence we are going for the 4th quadrant. So let's try to understand the IV characteristic. सीधा बना रही हूँ, but actually it is a 4th quadrant. I'm only drawing the magnitude. इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ लिया। अगर मैं साइन के साथ लेती तो इसको 4th quadrant में रखती, तो मैं मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ओके, मॉड के अंदर ले रही हूँ, तो दिस इज माई करंट एंड दिस इज माई वोल्टेज। ओके, नाउ व्हाट इज ऑब्जर्व कि जो करंट आप जो भी करंट आप जनरेट कर रहे हो, यहाँ पर ऑफ कोर्स रिवर्स सिचुएशन की वजह से कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा। जो करंट जनरेट हो रहा है वो फोटो करंट है। फोटॉन्स के गिरने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए हैं उनकी वजह से वो करंट है। अब जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखना, कुछ चीजें समझानी है इस ग्राफ में मुझे। ये 2 पॉइंट्स है, इसको हम सैचुरेशन, ये पॉइंट को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं, ISC, और इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, OPC, OCV, और आप OCV रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज। अगर तुम यहाँ पर देखो, सी कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, आपका ये वो डिसाइड नहीं करता कि आप कितना यूज कर रहे हो। आप कितना यूज कर रहे हो वो पावर डिसाइड करता है। It is decided by the power. Okay, so power is equals to energy used, a work done per unit time.
या पावर का अगर एक और फॉर्मूला निकालो तो इट इज V इंटू आई। इसको जरा सॉल्व करो। सो अगर आप पावर का एक और फॉर्मूला निकालो तो इट इज V इंटू आई। ओके, अब अगर तुम यहाँ पर देखो सैचुरेशन के टाइम पर, तो यहाँ पर सैचुरेशन करंट तो मैक्सिमम है बट वोल्टेज 0 है, सो पावर विल बी अगेन 0 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। करंट तो ISC पे है, करंट जो है ISC पे है, पर जो ये वोल्टेज ड्रॉप है V, ये 0 है। तो अगर एक भी इन दोनों में से 0 हुआ तो पावर जो यूज्ड होगा, द पावर दैट यू आर यूजिंग इज 0। this happens at ISC, saturation current। सेम यहाँ पर भी VOC को अगर देखो, वोल्टेज बहुत हाई है, वोल्टेज ड्रॉप बहुत हाई हो रहा है, बट करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप इज वेरी हाई, VOC का वैल्यू इज वेरी हाई बट करंट इज 0, करंट आपका प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। सो अगेन द पावर यू गेट at VOC situation, the power you get is 0। मतलब आपको पावर, आप दो टाइम पे उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। एक, जब आपके पास सैचुरेशन करंट है, बहुत ज्यादा हाई करंट प्रोड्यूस हुआ है और वोल्टेज ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, और दूसरा जब आपके पास बहुत बड़ा वोल्टेज ड्रॉप है बट करंट प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है। दोनों टाइम पे यू कैन नॉट यूज द एनर्जी दैट यू आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस। आप एनर्जी यूज नहीं कर सकते दोनों सिचुएशन में। पावर इज 0 इन दिस बोथ सिचुएशंस। ना आप सैचुरेशन करंट पे जाकर इसको प्रोड्यूस कर सकते, पावर यूज कर सकते हो, ना इस पॉइंट पर आकर आप पावर का फॉर्मेशन देख रहे हो। मतलब इन दोनों पे आप काम नहीं कर सकते हैं। और ये दोनों होते कब है, इसको मैं बाद में समझाती हूँ। सो इसका मैक्सिमम यूज कहाँ पे किया जा सकता है, Vmax एंड Imax। इस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज योर Vmax और दिस इज योर Imax, जहां पर आपको पावर सबसे मैक्सिमम मिलेगा। पावर इज इक्वल्स टू Vmax इंटू Imax इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या थोड़ा सा ऊपर गए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो सबसे मैक्सिमम पावर इज जनरेटेड ओवर हियर, Vmax एंड Imax, जहाँ पे V भी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा हो और I भी एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा हो। वहां पर, सॉरी, दिस इज Imax and this is Vmax. So maximum power will be created at Vmax and Imax. But in this particular situation, जहाँ पे current is very high, where the point at which current is very high or the point at which potential drop is very high, इन दोनों point पे you cannot produce maximum power. Maximum power कहीं बीच में आता है, which is Vmax Imax. Okay, इन दोनों situations पे the power you get is 0. At open circuit voltage also, जहाँ पर voltage drop is very high but current you are getting is 0, or this saturation current also, जहाँ पे current amount is very high but voltage is, दोनों situation में you cannot use the power, या power is not being generated। ठीक है, ये दोनों situations में, that is at saturation current and this open circuit voltage, ये दोनों point पे कोई एक चीज मैक्सिमम है, दूसरी चीज 0 होने की वजह से वहां पे पावर का जनरेशन नहीं हो पाता। अब ये दोनों सिचुएशंस होते कब है, सैचुरेशन करंट कब होता है, ISC, जब देयर इज अ शॉर्ट सर्किट। जहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है वहां पे करंट का जनरेशन बहुत हाई हो जाता है, इट्स वेरी हाई, वेरी हाई। ऐसा होता है कि आपका वायर, पूरा वायर न्यूट्रल काम करता है। आपके जो करंट को, ये जो करंट जनरेट हुआ उसको एक शॉर्टकट जगह मिल जाती है आपके सर्किट में पास होने के लिए, तो बहुत सारा करंट एक साथ फ्लो होना चालू हो जाता है। और रेजिस्टेंस इन अ शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस जो होता है शॉर्ट सर्किट में वो 0 हो जाता है। ये वायर पूरा एकदम मतलब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का वायर बन जाता है। और जब रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज ड्रॉप तो होना ही नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए तो रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। So that is the reason you don't get voltage drop when there is an ISC, that is saturation current। इसको शॉर्ट सर्किट करंट भी बोल सकते हो। और ये तभी होता है जब या तो आप लोड ना अप्लाई करो, आपने कुछ नहीं लगाया यहाँ पे और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, सो लोड अप्लाई नहीं करोगे तो ये पूरा वायर जो है, ये पूरा एरिया, ये बिल्कुल यहाँ पे लोड है ही नहीं,
या डायरेक्टली इसको सीधा ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा पूरा। ये क्योंकि इसके लिए रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 0 हो जाएगा, करंट को फ्लो करने वाली कोई चीज ही नहीं है, तो यहाँ से पास होकर यहाँ से निकलता जाएगा। या फिर शॉर्ट सर्किट होने के बहुत सारे रीजन है, आपको पता होगा एक एक रीजन कि अगर एक वायर के ऊपर दूसरा वायर भी आ गया तो भी वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि करंट को हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा इजी वाला एरिया अच्छा लगता है चलने के लिए। तो अगर रेजिस्टेंस आपके सर्किट का बहुत लो हो गया, वहां पर करंट का जो पॉइंट है वो बहुत हाई हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप एकदम 0 हो जाता है, एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू गेट द ISC, दैट इज अ शॉर्ट सर्किट करंट। और फिर वहां पे आपका डायोड का खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए बिना लोड लगाए आपको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करवाना चाहिए, यू शुड नॉट गो फॉर इट। हालांकि आप और अलग अलग सिस्टम्स यूज किए गए हैं कि जब आप लोड नहीं लगाते तो यू ब्रेक द सर्किट, आप ब्रेक ही कर देते हो सर्किट को कि इलेक्ट्रॉन्स आगे जाए ही ना। So ISC is created when the resistance that you're using is negligibly small and there is no voltage drop, so that you get the voltage drop to be 0। आपको जो voltage drop मिलता है वो 0 मिलता है और maximum current आपकी सर्किट से फ्लो होता है, so voltage drop ही नहीं है, so power is not generated। और ये VOC कब होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज तब होगा जब बहुत हाई रेजिस्टेंस आप क्रिएट कर दोगे, इट इज वेरी हाई, लेट्स से 100 ohms, जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ, 100 ohm बहुत बड़ा नंबर नहीं है वैसे रेजिस्टेंस के लिए, या इट्स वेरी हाई। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे ये VOC को ही ओवरकम करने में खत्म हो जाएगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप इज वेरी हाई, तो करंट का जनरेशन होगा नहीं। तो VOC इज जनरेटेड व्हेन दिस वोल्टेज ड्रॉप, बहुत हाई रेजिस्टेंस का लोड लगा दिया गया तब, तो करंट जनरेशन होगा ही नहीं, नेग्लिजिबल करंट होगा, तो पावर आप यूज ही नहीं कर पाओगे। तो ना तो बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा सैचुरेशन करंट जनरेट होना चाहिए। ये दोनों सिचुएशंस पे आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम पावर इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यूज कर सकते हो, दैट इज Pmax इज इक्वल्स टू Vmax इनटू Imax। सो आपको वोल्टेज और करंट दोनों का, वोल्टेज का अमाउंट आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे एरियाज पे डेवलप करना होगा सो दैट यू कैन गेट अ Pmax। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सैचुरेशन करंट जनरेट करके पावर को यूज कर सको, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत फास्ट होगा, बहुत ज्यादा फास्ट, और जब वो फास्ट होगा तो वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो होते हैं, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट होती है वहां पे आग लगना चालू हो जाती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा भीड़ मचा देते हैं कि उनकी एनर्जी ही फायर को जनरेट कर देती है, चीजें फुटना चालू हो जाती है, इतनी एनर्जी क्रिएट हो जाती है वहां पे आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने लोड में, यू कैन नॉट यूटिलाइज इट, इतना फास्ट एंड फ्लो एनर्जी जनरेट होता है वहां पे। सो वहां पे आप अपना यूटिलाइजेशन, पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम आप कर ही नहीं सकते, आप एनर्जी यूज ही नहीं कर सकते, इतनी फास्ट उसका फ्लो हो जाता है। तो ये और ये सिचुएशन, दोनों सिचुएशंस पे यू कैन नॉट प्रोड्यूस पावर, आपको जो मिलेगा वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पे मिलता है जिसको हम Vmax इनटू Imax, दैट इज Pmax सिचुएशन बोलते हैं, जहां पर यू गेट द मैक्सिमम पावर। समझ में आ रहा है क्या? ISC और VOC वाला सिचुएशन समझा क्या है? मिस फिर तो VI मैक्स होना चाहिए ना, VI क्या? होल मैक्स। क्या फर्क पड़ता है? मिस Vmax Vmax कैसे मिलेगा फिर? Vmax तो क्या? यहाँ पर है ना जहाँ पर I0। नहीं, ये पॉइंट है। आप ग्राफ रीडिंग कैसे कर रहे हो सौरभ? दिस इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट है ये, दिस पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस एंड दिस, ये y एक्सिस पे इसको देख रहा है और x एक्सिस पे इसको, दिस इज द पॉइंट। इस वहां पर V और I का जो मतलब ये प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है ना? करेक्ट है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो मिस Vmax कैसे होगा? एक मिनट, क्या प्रॉब्लम हो रही है Vmax के लिए? मिस Vmax ओके कहाँ पर अच्छा, है? मुझे समझा क्वेश्चन क्या समझा। तुम बोल रहे हो कि मिस Vmax तो ये पॉइंट होगा ना, ऐसा बोल रहे हो ना? वही डाउट है, हाँ। ओके सुनो, मैंने इसको Vmax इसलिए ये नाम दिया क्योंकि ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है, ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो मुझे मैक्सिमम पावर देने वाला है। उसके बाद जब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो आई गो टू ओपन सर्किट वोल्टेज, समझा? सो दैट्स व्हाई आई हैव नेम्ड इट एज V maximum।
समझ में आया? हाँ ये मुझे ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो मुझे सबसे ज्यादा पावर देने वाला है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया Vmax। इसका मतलब ये नहीं कि वाई एक्सिस का सबसे मैक्सिमम वोल्टेज है ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो मुझे पावर देने वाला है, मैक्सिमम पावर देने वाला है, इसलिए मैंने उसको बोल दिया Vmax into Imax। और ये वो मैक्सिमम करंट है जो मुझे करंट देने वाला है, क्योंकि उससे ज्यादा भी करंट है, ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा करंट नहीं है, उसकी वैल्यू उससे ज्यादा है, पर वो वैल्यू मुझे करंट प्रोड्यूस, वो वैल्यू मुझे पावर जनरेट करके नहीं दे सकती, मैं उसके पावर को यूज नहीं कर सकती। तो ये वो मैक्सिमम वैल्यूज है जिसपे मुझे पावर मैक्सिमम होके मिलने वाला है। उसके बाद आई विल मूव टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, उसके बाद आई विल मूव टुवर्ड्स लॉस। समझ में आया? हाँ मिस। यस। सबको आईएससी समझा क्या है? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट तब जनरेट होता है जब बिल्कुल वोल्टेज ड्रॉप ना हो, आपका पूरा वायर ऐसे बिहेव करे कि उनके अंदर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं और बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो। और जब करंट बहुत ज्यादा, तुमको ऐसा लग रहा होगा मिस ये तो अच्छी बात है ना, करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो, करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं। नो, अगर आप उसको पकड़ ही नहीं सकते तो आप उसको अपने मशीन में यूज कहाँ से करोगे? वो इतना ज्यादा फ्लो, फास्ट फ्लो होगा कि आपकी मशीन फुट जाएगी, कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी उसको। सो ये चीज होना भी नॉट करेक्ट। बहुत ज्यादा करंट का फ्लो इज नॉट गुड। हम क्यों अपने घर को शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं? अगर शॉर्ट सर्किट इतना अच्छा होता तब तो हर दिन हम एक्स्ट्रा करंट अपने घर से भगवाते। बट शॉर्ट सर्किट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना हाई रेजिस्टेंस आप रख दो कि आपका करंट ही ना जनरेट हो, पूरा वोल्टेज में ही आपकी एनर्जी खत्म हो जाए, इस रेजिस्टेंस को ही क्रॉस करते करते आपका एनर्जी खत्म हो जाए। सो वीओसी ये सिचुएशन है जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है और करंट बिल्कुल जनरेट नहीं होता, ये वो सिचुएशन है। और ये वो सिचुएशन है जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप बिल्कुल ना हो, आपका वायर एकदम ऐसा बिहेव करे कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और इतना ज्यादा करंट पास हो जाए कि आप उसको कंट्रोल ही ना कर पाओ। तो ये दोनों सिचुएशन इज नॉट गुड। ये दोनों टाइम पे यू कैन नॉट यूज द पावर, यू कैन नॉट यूज इट दैट एनर्जी, हम नहीं कर सकते यूज। सो आप एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट तक ही एनर्जी यूज कर सकते हो। अगर आपने उसके ऊपर जाने की कोशिश की तो यू कैन नॉट कंट्रोल योर एनर्जी, देन उसका यूज नहीं कर सकते आप, इट इज अ वेस्ट देन। समझ में आया? So ISC is that situation where maximum current flows but voltage drop is zero, and VOC is that condition where voltage drop is very high, voltage बहुत high है, और ये तब होता है जब रेसिस्टेंस हम बहुत हाई लगा देते हैं। यहाँ पे तुम चाहो कि मैं लगा दूं कुछ ऐसी चीज, मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लगा दूं और सोचूं कि मेरे सोलार एनर्जी से रेफ्रिजरेटर चले, नहीं करेगा काम। रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए उसको बहुत ताकत की जरूरत है, उसका सारा ताकत तो रेफ्रिजरेटर का सर्किट को क्रॉस करने में ही चला जाएगा, इट विल नॉट वर्क। सो वीओसी इज दैट सिचुएशन जहाँ पे आप रेजिस्टेंस बहुत हाई लगा देते हो, जिससे आपका करंट बनता ही नहीं, सारा वोल्टेज में ही, वोल्टेज ड्रॉप में ही खत्म हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप इज वेरी हाई बट करंट का जनरेशन नहीं होता। और आईएससी इज दैट सिचुएशन जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल है ही नहीं, आपका वायर एकदम आइडियल बन के सारे करंट को बोल रहा है जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, जिससे वो यूज नहीं कर पाएगा उस करंट को। सो दिस टू सिचुएशंस यू कैन नॉट यूज द करंट, you cannot create a power, you cannot control it। यहाँ तक कि आप उसका काम करवा सकते हो। समझ में आया? यस और नो? कुछ समझ में आ रहा है आईएससी का सिचुएशन क्या है और वीओसी का सिचुएशन क्या है? ये समझा? आईएससी कब होता है? जब रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। वीओसी कब होता है? जब रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, जब आप सोलर सेल लगाकर उससे रेफ्रिजरेटर चलाने की कोशिश करो, आपने बहुत हाई लोड लगा दिया, हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, भाई वो खुद को संभाल ले, बड़ी बात है, वो लोड में पहले वो उसके वायर्स को खत्म, वो वोल्टेज ड्रॉप में ही इतनी एनर्जी वेस्ट कर देगा कि करंट उसमें से जनरेट होगा नहीं। सो यहाँ पे VOC पे I is 0, ISC पे V is 0, so that is the reason you don't get power to be power, you get power as 0 at that particular point। सी जो लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे ना उनको कुछ नहीं समझेगा, कीप इट इन माइंड, मैं तो ये स्ट्रेट बोल रही हूँ, चैप्टर डम जाएगा तुम्हारे लिए। सो प्लीज ध्यान दो, चीजें थोड़ी हायर लेवल की दी है तुम्हारी बुक में। Sorry, now let's try to go ahead with the criteria for material। मैंने already criteria, even जो आप criteria बना भी रहे हो, जो materials के criteria है, जब आप फोटोवोल्टिक सेल बनाते हो तो उनको क्या फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि हम सोलर एनर्जी यूज करने वाले हैं तो ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिनका बैंड गैप, जिनके इलेक्ट्रॉन्स का बैंड गैप 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो, क्योंकि
सन की एनर्जी को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, उसके पास जो फोटॉन्स है, उसके पास जो एनर्जी है वो तो वही रहेगी। तो मुझे मेरे मटेरियल को कुछ इनके बीच में रखना पड़ेगा, उनके बैंड गैप को। ऐसे मटेरियल्स यूज करने पड़ेंगे जिनका बैंड गैप इनके बीच में आए, तो ही सोलर एनर्जी से मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा सकती हूँ। सेकेंड, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। जितनी भी सोलर एनर्जी गिर रही है सारी एब्जॉर्ब होनी चाहिए एक्सेप्ट इंफ्रारेड, क्योंकि इंफ्रारेड हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। थर्ड वन, गुड कंडक्टर होना चाहिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप जो वायर्स यूज कर रहे हो और जो जिस एरियाज में आप कांटेक्ट कर रहे हो उनका कंडक्शन शुड बी वेरी हाई, इट शुड हैव अ गुड कंडक्शन। ओके, सो दिस आर द 3 क्राइटेरिया। पहले तो जो बनाऊंगी उस मटेरियल को मुझे उसका बैंड गैप इन्हीं के बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोलर एनर्जी का फोटॉन्स को के साथ कुछ नहीं कर सकती। इट्स अ नेचुरल प्रोड्यूसिंग सोलर पावर। एब्जॉर्प्शन, ऑफ कोर्स जितनी भी लाइट में गिराओ सारी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो वायर जहाँ पे कांटेक्ट करवा रही हूँ इट शुड बी गुड कंडक्टिंग, सो दैट आराम से करंट फ्लो हो सके एंड इट शुड गो टू लोड। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एडवांटेजेस? एडवांटेज ये है कि नॉन पॉल्यूटिंग है, ऑफ कोर्स इको फ्रेंडली है, इट्स नॉन पॉल्यूटिंग। यहाँ पे हम अब किसी अपने नेचुरल रिसोर्स को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम जिंदा है। ओके, और मेंटेनेंस के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते आपको, एक बार आपने लगा दिया तो काफी टाइम तक अच्छे से चलता है, और थोड़ा लाइफ भी अच्छी है इसकी, लास्ट लॉन्गर है, लाइफ इज गुड। इस पैनल की लाइफ काफी अच्छी होती है, काफी दिन तक चलता है आराम से, क्योंकि ऑफ कोर्स ज्यादा लोड, उसको ऐसा लोड लगाया ही नहीं जाता कि आपका उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो, तो लाइफ इज ऑल्सो गुड। डिसएडवांटेज क्या है? जब हम इसको लगवाते हैं ना वो ही टाइम पे इसका बहुत पैसा लगता है, मतलब फिक्सिंग का प्राइस बहुत हाई है, मेंटेनेंस का प्राइस हाई नहीं है। एक बार आपने लगवा दिया उसको आराम से आप सर्विसिंग करवा सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता। बट जब आप फिक्स करवाते हो, जब आप इंस्टॉलेशन करवाते हो, तब पैसे बहुत हाई होते हैं, अमाउंट इज हाई एट दैट टाइम, क्योंकि ये जो पैनल बन रहा है काफी महंगा होता है। और एफिशिएंसी तो मैंने आपको बताई दी, कोई खास एफिशिएंसी तो है कम नहीं। एफिशिएंट है। रिकॉम्बिनेशन की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो हमारी एनर्जी को वेस्ट ही कर दे रहे हैं, सिर्फ वो जो माइनॉरिटी चार्जेस है थोड़े बहुत, वही जंप करके करंट का जनरेशन में रिजल्ट कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी इज वेरी लो, ऑफ कोर्स ज्यादा करंट प्रोड्यूस करके देता ही नहीं है हमको। बहुत कर सकते हो इसके हेल्प से, आप पानी गर्म कर सकते हो इसके करंट की हेल्प से, या फिर लाइट्स को जला सकते हो, उतना ही कर सकते हो। उससे ज्यादा आप इसको रेफ्रिजरेटर, टीवी, आपका इन्वर्टर, किसी चीज को चलाने के लिए आप यूज नहीं कर सकते, बहुत कम करंट जनरेट करके देता है। यूजेस आज के टाइम में ऑफ कोर्स सोलर लाइट्स तो आपने देखी ही है, तो उसकी बैटरीज में इट इज यूज्ड। उसकी बैटरीज को चार्ज करने के लिए सोलर सेल का यूज किया जाता है। सेकेंड, कैलकुलेटर, जो आप अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग या फिजिक्स या मैथमेटिक्स से आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल ऐसे कैलकुलेटर्स बनाए जाते हैं जिनके अंदर सोलर लगा के दिया जाता है, सोलर सेल्स। कैलकुलेटर्स ही 1500-1600 के आते हैं, सो वो थोड़े अलग कैलकुलेटर्स होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स बोलते हैं उनको। हालांकि अब चाइना बहुत सस्ते में भी बना के दे रहा है, 700-800 में बना के देता है, बट उसके सोलर सेल्स अच्छे नहीं होते। सो उसमें भी सोलर सेल्स लगा के दिए जाते हैं, सो दैट अगर आपने उसको धूप में रख दिया तो फिर आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, विच इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। चाइना से बनाया हुआ कोई भी चीज कुछ खास बना के नहीं मिलता। हमको ऐसा लगता है कि रख दे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, इट्स अ वेस्ट। बट कैलकुलेटर में यूज किया जाता है, लगा दिया है तो बोल सकते हैं। इट इज यूज्ड इन सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के अंदर फ्यूल के लिए इसको यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। बड़े बड़े विंग्स होते हैं सैटेलाइट के। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन लक्स मीटर। नहाने वाला लक्स नहीं है, लक्स मीटर। लक्स मीटर इज इंटेंसिटी, जो आपकी इंटेंसिटी होती है लाइट की, उसको मेजर करने के लिए लक्स मीटर का यूज किया जाता है। सो जो भी लाइट गिर रही है या उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो आप उसमें आप सोलर सेल का यूज करते हो पता करने के लिए।
अब अभिषेक का क्वेश्चन का एक आंसर दूंगी जो उसने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि मिस रिवर्स सिचुएशन में करके हम लोग करंट का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। सी कीप इट इन माइंड कि हमेशा हर तरीका ट्राई किया जाता है। रिवर्स सिचुएशन वाला तरीका तो हमने फोटोडायोड में देख लिया था। हर तरीका ट्राई किया जाता है कि अगर मैं बाहर से और भी बैटरी ना लगाऊं तो मेरा जो डायोड है वो कैसा काम करेगा। सो दिस इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग अ डायोड। या अलग अलग वेज है डायोड को यूज करने के। अब ऑफ कोर्स कुछ उसमें से एफिशिएंट है, कुछ उसमें से एफिशिएंट नहीं है, दैट इज ऑलवेज ट्रू। तो वो तो सारी चीजें तभी पता चलेगी जब आप उस चीज से कुछ बनाओगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि सोलर सेल में कैलकुलेटर में अगर मैं बाहर से भी वोल्टेज लगाते बैठ जाऊं तो मेरा तो कैलकुलेटर और हैवी हो जाएगा। तो ऐसी जगहों के लिए या बैटरीज जो आप खरीदते हो, जो सोलर सेल की बैटरीज खरीदते हो, वहां पर भी अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड करती जाऊँ उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तो उसका प्राइस भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन यूज द सेल्स, दैट इज diodes, that is always true. So lux meter is the intensity measuring device जिसके अंदर सोलर सेल का यूज किया जाता है। ऑफ कोर्स आपको पता है जितनी हाई इंटेंसिटी होगी करंट उतना ज्यादा जनरेट होगा, दैट इज ऑलवेज ट्रू। बट एक सर्टेन लेवल तक, एक लेवल के बाद जब उसके पास मैक्सिमम जो अमाउंट है उसका जब कवर अप हो जाएगा उसके बाद आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे भी तो भी ना आपको बैरियर का पोटेंशियल ड्रॉप होते हुए मिलेगा और ना तो आपको करंट बढ़ता हुआ मिलेगा। वो चीज हमने पीछे के ग्राफ में देखी थी, ठीक है। उसके बाद ना बैरियर का पोटेंशियल कम होगा। हाँ, इंटेंसिटी का यूनिट तो होता ही है ना, इंटेंसिटी का यूनिट लक्स है क्या मैम? इंटेंसिटी का नहीं बोल सकते। फ्लक्स इज नंबर ऑफ electric field or number of lines which is passing through a particular area in per unit time. Okay, फ्लक्स है तो ना? फाइंड इट आउट कि इंटेंसिटी को फ्लक्स से रिलेट कर सकते हैं क्या, करके दो, ये आपका काम है। डायमेंशनली प्रूफ करो। ओके, डायमेंशनली प्रूफ करके बताओ। मैं यस और नो दोनों में से कोई भी आंसर नहीं कर रही हूँ, डायमेंशनली प्रूफ करके बताओ मुझे, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड, और ये चीज याद से करना, आई वांट यू टू डू कि इंटेंसिटी और फ्लक्स ये दोनों के बीच में ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन। नहीं फिर मैम, क्या वो जब हमारा क्लासेस में MCQ का टेस्ट हुआ था यूनिट डायमेंशन का, तो उसमें लक्स का यूनिट क्या है ऐसा कुछ पूछा था। लक्स किसका यूनिट है करके। ओके, हाँ लक्स, ओके ओके, लक्स मीटर, हाँ कर सकते हो, इट्स देयर। कल मुझे नेक्स्ट टाइम इसका जरा डायमेंशन आप बताओ मुझे लक्स का, मैम याद से इल्यूमिनेंस का है फाइंड ना आउट करो वो और बताओ। यूनिट? हाँ, ल्यूमिनेंस का है, दैट्स ट्रू। उसका ल्यूमिनेंस इंटेंस, हाँ इट्स देयर। ल्यूमिनेंस इंटेंस, ल्यूमिनेंस का यूनिट है जो आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्वाइन होने वाला है। एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो उस चीज के रिगार्डिंग? एक मिनट, शायद इट हैज बीन हैंग्ड, एक मिनट। अब luminous, it is somewhere related to luminous, and luminous is somewhat related to, you can say that it is how it is defined as, it is luminous lumens per watt की तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। lumens per watt करके आप उसको डिफाइन कर सकते हो, that simply means amount of visible light per unit power, कितना visible light create हो रहा है per unit power, this is how you can define it, how much visible light is being created or is being used per unit power, इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, which gives you somewhere it goes to intensity. Try to find out करके दो, मैंने डेफिनेशन बता दिया। it is amount of actually इसका यूनिट ल्यूमेंस पर वॉट के टर्म में भी बोला जाता है, but it is simply how much amount of visible light has been used or has been created per unit power. तो इसका लक्स का अच्छा है, you should go for it. लक्स का डायमेंशंस अगर है तो फाइंड आउट करके दो मुझे कल, ओके। लक्स मीटर, सो लेट्स गो अहेड with light emitting diode, that is LED. लाइट एमिटिंग डायोड अभी तक का फोटो डायोड और सोलर सेल से सबसे इजीएस्ट और सबसे अच्छा डिवाइस है।
इसको समझने के लिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लाइट एमिटिंग डायोड, सिर्फ फोटो डायोड, सोलर सेल, दोनों में हम लाइट एब्जॉर्ब कर रहे थे, करंट जनरेट कर रहे थे। यहाँ पे हम करंट एब्जॉर्ब करेंगे और लाइट जनरेट करेंगे, सिंपल, जैसा आपका नॉर्मल एलईडी नॉर्मल लाइट काम करता है। बट इसकी खासियत बाकी आपके ट्यूबलाइट्स वगैरह से अच्छी है, इसका एफिशिएंसी आपके ट्यूबलाइट्स वगैरह से अच्छा है। ओके, सो एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड, इसका नाम itself सजेस्ट कर रहा है कि इट इज गोइंग टू एमिट लाइट। ओके, नाउ ये जो एलईडी होता है ये आपके नॉर्मल डायोड से अलग होता है। इसको जब बनाया जाता है ये नॉर्मल डायोड से अलग होता है थोड़ा सा। इसका जो एन साइड होता है वो बहुत ही हाईली डोप्ड होता है, इसके अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन्स बनाए रखने होते हैं हमको। सो एन साइड इज हाईली डोप्ड, बहुत डोपिंग की होती है उसमें, और पी साइड नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा डोपिंग नहीं होती उसके अंदर, तो इसके कंपेयर में तो लो ही है। ठीक है, एन साइड बहुत ही हाईली डोपिंग की जाती है, बहुत ज्यादा हाई डोपिंग। ओके, और ये जो एलईडी है ये ऑफ कोर्स फॉरवर्ड बायस में नॉर्मली काम करता है, इसके थ्रू फॉरवर्ड करंट ही पास किया जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं इसको, कि बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रॉन्स जंप करे, जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करे तो जंपिंग के टाइम जो एनर्जी जनरेट हो वो फोटॉन्स एंड के मतलब इतनी एनर्जी जनरेट हो कि वो फोटॉन्स के टर्म में चली जाए, उनका वेवलेंथ, एंड यू विल गेट अ लाइट। ओके, सिंबल फॉर एलईडी, अभी तक हम गिरता हुआ दिखा रहे थे, अब हम एमिट होता हुआ दिखाएंगे। दिस इज सिंबल फॉर एलईडी, दिस इज एनोड, एंड ऑफ कोर्स दिस इज वेट फॉर व्हाइल। तो यहाँ पर दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, यहाँ पर हम लाइट को बाहर की तरफ जाते हुए दिखाएंगे बिकॉज इट इज emitting light. Okay, now as I've already said कि in LED n side is highly doped so that हमको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिले, एंड p साइड उसके कंपेयर में थोड़ा लो डोप्ड होता है। now इस LED को ऐसे डोम शेप के स्ट्रक्चर में रखा जाता है, ऐसा कुछ आपने तो देखा है, छोटी छोटी LEDs होते हैं, आपने उसको देखा है। डोम शेप में रखने का ये रीजन होता है कि जो भी लाइट वो एमिट करे वो सारे डायरेक्शंस में इक्वली स्प्रेड हो। ओके, सो दिस पर्टिकुलर डायोड, this particular part is kept inside the dome shaped structure, इसको डोम शेप स्ट्रक्चर के अंदर सारा कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ओके, और ऑफ कोर्स देयर इज एन मेटल व्हाट वी कैन से मेटल कनेक्शंस रखे जाते हैं सो दैट वो बाहर के सर्किट से, ये आपका डोम शेप स्ट्रक्चर है, ये मेटल कनेक्शंस है जो बाहर के सर्किट से आपके एलईडी का जो ये ऊपर का पार्ट है यहाँ पर देयर इज समवेयर डायोड यहाँ पर लगाया जाता है। सो दिस पार्ट गिव्स यू द कनेक्शन बिटवीन योर एक्सटर्नल सर्किट। ऐसे दो छोटे छोटे आपने देखे होंगे मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसको बाहर से कनेक्ट किया जाता है। अब ये वाला जो मेटल इलेक्ट्रोड है, जो बड़ा वाला मेटल इलेक्ट्रोड होता है दैट इज पॉजिटिव वन, इसको डायोड के एनोड से कनेक्ट किया होता है। ये जो छोटा वाला होता है इसको डायोड्स के नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, दैट इज एन टाइप, एन साइड से कनेक्ट किया जाता है। ओके, सो दिस वन इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड। जो आपकी एलईडी होती है उसमें जो बड़ा वाला जो पार्ट होता है ना दैट इज ऑलवेज एनोड, कीप इट इन माइंड, उसको एनोड से कनेक्ट किया गया है, और जो छोटा वाला पैर होता है उसको कैथोड से कनेक्ट किया जाता है। सो इसी तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, द बिगर लेग इज एनोड एंड द स्मॉलर लेग इज कैथोड। आपको टीचर ऐसा दे देगा, बोलेगा एनोड कनेक्ट कर दो, कैथोड कनेक्ट कर दो, तो सीधा दिमाग में रखने का जो बड़ा वाला पैर है वो एनोड है और जो छोटा वाला पैर है वो कैथोड है। और खासियत ये है कि कैथोड को बहुत हाईली डोप, ये वाला एरिया को बहुत हाईली डोपिंग पे रखा जाता है। ये जो साइड है जहां से आपका ये वाला पैर कनेक्टेड है, ये वाला साइड इज योर एनोड, सॉरी कैथोड साइड, दैट इज योर एन साइड। उसको बहुत हाईली डोप रखा जाता है कि जैसे ही आप इसमें से इस सर्किट में से करंट पास करो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो, दे स्टार्ट जंपिंग टू द पी साइड एंड यू विल गेट जैसे ही वो जंप करेंगे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर रिलीज होगी जंप होने के टाइम पे, और वो एनर्जी जो होगी वो आपको कलर्स, अलग अलग कलर्स के फोटॉन्स को रिलीज करेगी और आपको
इलेक्ट्रिसिटी, आपको एलईडी के अंदर अलग अलग कलर्स मिलते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, वो सारे जो फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के जंपिंग के टाइम पे। सो जब वो रिलीज होते हैं तो वो टाइम पे जो भी पैकेट्स वो रिलीज करते हैं एनर्जी का, वो कौन सा वेवलेंथ रिलीज कर रहे हैं उस पर डिसाइड होता है कि आपका एलईडी रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, पिंक कलर का है, या किस कलर का है, ऑफ कोर्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स अ डोम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके डोम टाइप में इसलिए रखा जाता है कि लाइट हर जगह में जा सके। दो पैर लगाए जाते हैं, बिगर वन इज योर एनोड, स्मॉलर वन इज योर कैथोड। ओके, जब फॉरवर्ड करंट आप इसको आप हमेशा आपको फॉरवर्ड बायस में ही आप इसको लगाओगे। आपको पता है फॉरवर्ड बायस का सिचुएशन क्या होता है? व्हाट इज फॉरवर्ड बायस का सिचुएशन? योर पी इज कनेक्टेड टू, बताओ फॉरवर्ड बायस सिचुएशन क्या था? पॉजिटिव। P is connected to positive, N is connected to negative. So आराम से the electrons get attracted here, it starts flowing. So जब electrons यहाँ से attract होंगे और ऐसा जंप करेंगे, जंप करने के टाइम वो कुछ एनर्जी जनरेट करेंगे। वो एनर्जी जो होगी जिस भी वेवलेंथ की होगी उस वेवलेंथ के हिसाब से आपका जो एलईडी है वो लाइट जनरेट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? So this is always connected in forward biased. Now exactly what happens जरा देखते हैं। ओके, हालांकि आज के टाइम में एक जो एलईडी होती है, ये जो एलईडी एनर्जी जनरेट करने वाली है, जो वेवलेंथ की वो एनर्जी जनरेट करेगी, जो फोटॉन जिस वेवलेंथ का वो जनरेट करेगी। नॉर्मली जो आपकी एलईडीज बनाई जाती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, मतलब एक पेयर आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट देगा। और ये जो एनोड और कैथोड का बनाया जाता है, ये अलग अलग केमिकल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। ओके, दैट वी विल स्टडी फर्दर। बट दिस एनोड एंड कैथोड का जो डोपिंग किया गया है, ये डोपिंग करने की वजह से, ये जो डोपिंग कर रहे हैं हम, उस डोपिंग की वजह से हमको अलग अलग वेवलेंथ्स मिलते हैं। सो एक डोपिंग किया, उस डोपिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जनरेट होगी एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, एक फिक्स्ड वेवलेंथ होता है, अमाउंट नहीं बोल सकते, एक फिक्स्ड वेवलेंथ होता है। तो हर एलईडी का एक फिक्स्ड वेवलेंथ होता है, हर एलईडी एक फिक्स्ड वेवलेंथ की लाइट को जनरेट करती है। जैसे कि अगर रेड लाइट है तो वो रेड लाइट ये पर्टिकुलर एलईडी वो एनर्जी को जनरेट कर रही है जिसका वेवलेंथ इज रेड, जिसका वेवलेंथ इज इक्विवेलेंट टू रेड का वेवलेंथ, इसलिए यू गेट अ रेड लाइट हियर। सो इट क्रिएट्स अ मोनोक्रोमैटिक लाइट। ओके, नाउ मार्केट्स में ऐसे एलईडीज भी अवेलेबल है जिनके 3 पैर 6 पैर भी होते हैं। कभी देखा है किसी ने? ऐसे एलईडीज प्रेजेंट होते हैं जिनके पास 1 2 पैर ही नहीं होता, खाली 3 पैर 6 पैर के भी पिंस बनते हैं। देखा है किसी ने? 6 पैर वाला तो नहीं दे, 3 पैर वाला देखा है? 2 ही देखा है। हाँ मैम, 3 पैर वाला देखा है। 3 पैर वाला इसलिए होता है, कैथोड तो नॉर्मल सबके लिए, सॉरी जो एनोड वाला पार्ट है वो सबके लिए सेम होता है। एनोड हम सबके लिए सेम यूज करेंगे, दैट इज पॉजिटिव पार्ट, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स जंप करने वाला है। पर ये जो एन साइड वाला पार्ट है ना, इसकी डोपिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। इसके अगर इसको ये वाला पार्ट अलग तरीके से डोप किया है, ये वाला पार्ट अलग तरीके से डोप किया है, सो उससे होगा क्या, आप एक ही एलईडी से जब इन दोनों का कनेक्शन करोगे आपको एक अलग अलग लाइट मिलेगा। इन दोनों का इन दोनों का कनेक्शन करोगे तो आपको एक अलग लाइट मिलेगा। और कभी कभी क्या किया जाता है, ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है कि ये मिलजुल के लाइट देना स्टार्ट कर देते हैं, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो जाता है अल्टरनेटिवली। सो ऐसे ही 3 पेयर 6 पेयर 4 पेयर का पिंस बनाया जाता है, जिसमें कैथोड के नंबर्स बढ़ा दिए जाते हैं और एक ही एनोड सबके लिए यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स की डोपिंग हो जाती है। ये एक अलग मटेरियल से बना दिया, ये एक अलग मटेरियल से बना दिया और उसको एक में कनेक्ट कर दिया। जब इसको कनेक्ट करोगे एक अलग वेवलेंथ की लाइट जनरेट होगी, जब इसको कनेक्ट करोगे एक अलग वेवलेंथ की लाइट जनरेट होगी। समझ में आया? या इसी के अंदर अगर एक और कैथोड कहीं से कनेक्ट कर, एक और एनोड यहीं से कहीं से कनेक्ट कर दिया तो उसको और इसको मिला के एक ही बल्ब के अंदर से आप 2 तरीके की लाइट जनरेट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज डन। सो 3 पिंस 4 पिंस 6 पिंस के भी एलईडीज अवेलेबल होते हैं, जिसमें एनोड को कॉमन रखा जाता है और कैथोड जो होते हैं वो अलग अलग डोपिंग मटेरियल से अलग अलग पेयर बना दिया जाता है। फिर कनेक्शंस पे डिपेंड करता है आप किसका पेयर कनेक्ट कर रहे हो तो आपको कौन सा लाइट मिलेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द पेयर्स आफ्टर दैट। ओके, सो 3 पेयर्स 4 पेयर 6 पेयर पिंस के भी एलईडीज बनाए जाते हैं। ओके,
सो लेट्स गो अहेड अगेन, थोड़ा सा एक बार एलईडी के बारे में देखते हैं। डोम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एलईडी में लाइट एमिट होता है जब करंट फॉरवर्ड करंट पास होता है। खासियत एलईडी की ये है कि उसका एन साइड बहुत ही हाईली डोप्ड होता है। नॉर्मली 2 पिंस वाला हमने बहुत जगहों पे देखा है। सो ये जो एलईडीज होते हैं इसके दो पेयर होते हैं। बड़ा वाला जो पेयर होता है वो पॉजिटिव वन होता है, दैट इज एनोड। छोटा वाला जो पेयर होता है वो नेगेटिव वन होता है, दैट इज कैथोड। दैट इज कनेक्टेड टू, ऑफ कोर्स फॉरवर्ड बायस है तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। जैसे ही फॉरवर्ड बायस में लगाते हो, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है एन साइड के, ये कैथोड के, ये जंप होकर एनोड की तरफ जाना शुरू करते हैं एंड देन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। जैसे ये जंप करते हैं, जंपिंग की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी वो रिलीज करता है जंपिंग के टाइम पे, वो एनर्जी जिस भी वेवलेंथ की होगी उस वेवलेंथ का फोटॉन्स जनरेट होता है, उस वेवलेंथ की लाइट जनरेट होती है। नाउ ऑफ कोर्स सिंपल सा फंडा है, अगर मैं फॉरवर्ड करंट बढ़ाती जाऊं तो करंट बढ़ा रही हूँ मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ, इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ मतलब इसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फटाफट फटाफट जंप करेंगे। सो दैट इज ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन टू, कि अगर मैं फॉरवर्ड करंट बढ़ा रही हूँ तो मैं उसकी इंटेंसिटी को, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकती हूँ। ओके, सो आई कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉरवर्ड करंट। ओके, ना मैंने कि जैसे कि मैंने बोला कि ये जो आज के टाइम में आपके पास 3 पिन 4 पिन 6 पिन की भी एलईडीज प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट, जिसमें एक ही एनोड रखा जाता है और दो कैथोड्स रखे जाते हैं। और कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे एक कलर देगा, ये वाला और ये वाला कंबाइन करके लगाओगे दूसरा कलर देगा। अगर आपने एक और इसी के अंदर एक और एनोड स्टिक कर दिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक कलर देगा, दूसरे वाले का कॉम्बिनेशन एक कलर देगा, और आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एलईडी के अंदर मिल जाएंगे। नाउ देयर इज अ न्यू टेक्निक आल्सो जिससे एलईडीज को पर्टिकुलरली व्हाट वी से फिक्स किया जाता है। देयर इज पीसीबी, पता है पीसीबी क्या होता है? दिस इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, जो ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं उसको पीसीबी बोलते हैं हम। ओके, उस पे सेल्फ माउंटिंग कर दी जाती है, अलग से एलईडी ऐसा डोम जैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे पतले पतले शीट्स के एलईडीज बनाए जाते हैं और उसी के अंदर उसको चिपका दिए जाते हैं, और अंदर अंदर पीसीबी में अंदर अंदर ही वायरिंग की जाती है। पीसीबी सर्किट्स देखा है आप लोगों ने? कभी कोई सर्किट टूट जाए तो उसके अंदर पीसीबी सर्किट प्रेजेंट होता है, देखा है? हाँ मैम, शादी में देखा है। शादी में देखा है, शादी में देखा है। अरे जो लगता है Okay. ना वो बस चमकता है। लाइनिंग वाली। हाँ, सो उसके अंदर वायरिंग सब अंदर की जाती है। ओके, सो दिस इज आवर पीसीबी। जो ग्रीन कलर का, देखो गर्ल्स ने अगर नहीं देखा होगा तो ग्रीन कलर का एक सर्किट होता है। ओके, बॉयज को थोड़ा इंटरेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, गर्ल्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड, आई नो, इवन आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, बट दिस ग्रीन कलर का सर्किट इज देयर और उसके अंदर ऐसे पतले पतले शीट्स लगा दिए जाते हैं एलईडी के। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ माउंटेड एलईडीज। इनको इटसेल्फ चिपका दिया गया है इसके ऊपर। सो दिस आर सेल्फ माउंटेड एलईडीज जिसको माउंट किया जाता है पीसीबीज के अंदर। पीसीबी की खासियत यह है कि इसमें आपको वायरिंग ऊपर से नहीं करनी होती, अंदर अंदर ही वायरिंग की होती है। ओके, अश्विनी ने देखा है। ओके, फाइन, हो सकता है कुछ गर्ल्स को इंटरेस्ट हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, नॉट अ बिग डील, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, आई नो। सो इसके अंदर अंदर ही वायरिंग, हालांकि अगर आप कोई भी सर्किट तोड़ोगे ना तो आज के टाइम में उसमें पीसीबी सर्किट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पीसीबी क्या करता है, पहली बात तो ये जो बहुत सारे वायर्स कनेक्ट होने वाले हैं उसका टेंशन रिड्यूस कर देता है, क्योंकि वायरिंग अंदर अंदर ही हो जाती है। हाँ, प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी यूज करते हैं इसको, बहुत जगह पे यूज किया जाता है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ये साइज रिड्यूस करने में हेल्प करता है पीसीबी सर्किट। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सो इसके ऊपर सेल्फ माउंटेड एलईडीज का यूज किया जाता है। सो व्हेन यू कनेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड, दिस शीट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग करंट। उसको सेल्फ माउंटिंग करवा दिया जाता है, उस पर स्टिक कर दिया जाता है, अलग से कुछ एलईडी नहीं लगाई जाती। इसी में बीच बीच में ऐसा शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाकर उसके अंदर एलईडीज का जो व्हाट वी से सिस्टम है उसको अटैच कर दिया जाता है। सो यू गेट द लाइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर एलईडीज को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला 2 पिंस होता है, 3 4 6 पिंस के भी होते हैं। सेल्फ माउंटेड वन भी बता दिया कि पीसीबी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे व्हाट वी से छोटे छोटे शीट्स के एलईडीज लगाए जाते हैं। और पीसीबी इज दैट बोर्ड जिसके अंदर वायरिंग अंदर से की होती है, उसके अंदर आपको वायरिंग बाहर से नॉर्मली नहीं करने की जरूरत होती है, 1-2 वायरिंग करनी होगी खाली कनेक्शन के लिए, तो बात अलग है। नाउ वर्किंग ऑफ एलईडी देखते हैं जरा।
so that I can start from of transistors from tomorrow. कल से हम transistors करेंगे. That will be the second last part of your chapter, and then we will go ahead with the logic gates, जिसके बारे में already आपने बहुत पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा time नहीं लगेगा logic gates में. So working of LED. ठीक है. Working of LED is quite simple. इसको of course this is the depletion region. Forward bias में है तो depletion region बहुत thin होगा. Simple सा पढ़ना है. This is P side, this is N side. This will be, अगर पहले बात करूँ तो of course this will be positively charged and this will be negative one. So this is connected to forward bias situation. The electrons from here starts jumping to this side. This is what is the forward bias situation. अब होगा यही कि जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब आप फॉरवर्ड बायस करंट स्टार्ट करोगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे यहाँ पे. ओके, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम देयर वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड टू द वैलेंस बैंड ऑफ होल्स में जंप करना शुरू करेंगे. और जब ये जंप करेंगे, जंप करके जब ये रिकम्बाइन होंगे, यहाँ से ये जंप किया और इस होल्स में रिकम्बाइन हुआ, जहां जहां पे ये रिकम्बाइन होंगे वहां पे उन जगह पे देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ फोटॉन्स. एनर्जी रिलीज होगी. जब ये यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी जिस भी वेवलेंथ की होगी, जंपिंग के बाद जब रिकम्बाइन होंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी, जो वो एनर्जी जिस भी वेवलेंथ की होगी, वो वेवलेंथ की लाइट आपको जनरेट करके मिलेगी. दैट्स ऑल. इसकी वर्किंग इज द इजीएस्ट वर्किंग एवर. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मैंने फॉरवर्ड बायस किया, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट जंपिंग. व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट जंपिंग, इलेक्ट्रॉन्स अपने कंडक्शन लेवल से होल्स के वैलेंस बैंड में जंप करेंगे. सो यहाँ से कंडक्शन लेवल से होल्स में जंप करेंगे. When they will jump, a certain amount of energy will be released. When a certain amount of energy will be released, that यहाँ से भी this electron is jumping into this holes. So here also there is a recombination. Everywhere you will find a recombination. जहाँ पर electrons will jump into the holes. अब ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो गया तो ये होल बन गया, इसके बाजू का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप होगा. So इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना चालू कर देंगे. तो इन दिस वे जब जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स होल्स के अंदर, जो एनर्जी रिलीज होगी उस पॉइंट पे, दैट एनर्जी, क्योंकि आपको वोल्टेज काफी हाई रखना होगा आपको. सो जो भी एनर्जी जंपिंग के टाइम पे रिलीज होगी, दैट एनर्जी विल गिव यू द लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट. ओके, एंड ऑफ कोर्स ऐसे मैंने समझा दिया हाउ इट इज, व्हाट इज द मैकेनिज्म. इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट जंपिंग फ्रॉम देयर कंडक्शन बैंड. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स पहले वैलेंस बैंड से कंडक्शन में आएंगे, कंडक्शन से फिर होल पे जाएंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम कंडक्शन बैंड्स टू द होल्स. होल्स के वैलेंस बैंड में वो जंप करेंगे, और जब वो जंप करेंगे तब यू विल फाइंड दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, एंड दैट वेवलेंथ का लाइट जनरेट होगा. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ एलईडी. एलईडी का कोई खास एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है. इट इज द इजीएस्ट वन एवर. ओके, I don't know आज Zoom को क्या हो रहा है, बार बार there is a connection issue. हाँ मिस. Okay, so let's try to understand it. Okay, let's try to understand. Okay, ये वर्किंग कंप्लीट हो गई. वर्किंग में आपको सिर्फ इतना ही है कि when you allow the forward current to pass, electron starts jumping. And when electron starts jumping to the holes, the energy is being generated. The energy, जिस भी wavelength की energy generate होगी, that wavelength का light you will get. That's all. Okay. LEDs मैंने बोला अलग अलग colors के लिए अलग अलग doping के लिए अलग अलग LEDs अलग अलग light generate होती है. जैसे कि अगर आप गैलियम LED जो कि गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड GaAsP से अगर आप बनाते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, तो आपको मोस्टली जो आपको रेड कलर और येलो कलर का वेवलेंथ आपको देखने के लिए मिलता है. ओके, और हाँ, येलो कलर का थोड़ा सा वेवलेंथ ऊपर नीचे हुआ तो यू कैन ऑब्जर्व द ग्रीन कलर एज वेल. सो गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड इज मोस्टली दैट इज ऑब्जर्व्ड इज रेड कलर एंड येलो कलर. ग्रीन कलर का भी कॉम्बिनेशन कभी कभी मिल जाता है. एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड AL, Ga and P, this mostly emit
दिस ऑल्सो एमिट रेड कलर और ग्रीन कलर, इसमें कॉम्बिनेशन मोस्टली रेड कलर या ग्रीन कलर की लाइट का मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज जिंक सेलेनाइड ZnSC। ये जो होता है ये ब्लू कलर को, जो आपकी ब्लू कलर की एलईडीज होती है उसमें मोस्टली जो पीएन जंक्शन डायोड, जो आपका डायोड बनाया गया है जो सेमीकंडक्टर है, वो ZnSC दैट इज जिंक सेलेनाइड से बनाया जाता है। तो जो ब्लू कलर की लाइट एमिट करती है मोस्टली वो इससे एमिट करवाया जाता है। सो यू कैन सी दैट आज के टाइम में आप कितने कितने कलर्स के एलईडीज को जनरेट कर सकते हो। ओके, नाउ आईवी कैरेक्टरिस्टिक, तो नॉर्मल जो आपका नॉर्मल डायोड जैसा आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है वैसा ही है। तो अगर मैं आइडियल डायोड लेके बात करूं तो आइडियल डायोड में मुझे पता है आइडियल डायोड में पोटेंशियल बैरियर जैसा कुछ नहीं होता। पोटेंशियल बैरियर पे देयर विल बी नो करंट, बट अगर मैं नॉर्मली ऐसा प्रैक्टिकल ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा, एक सर्टेन पॉइंट के बाद यू विल गेट द मैक्सिमम करंट। सो दिस इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक। हर एक कलर के लिए आईवी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा अलग अलग आएगा, क्योंकि हर कलर के लिए जो करंट होगा वो और जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। द करंट दैट विल बी जनरेटेड will be the voltage that is required that will be different for the same current. So alag alag, so this gives the different colors ka. The first one is the infrared ray, uske baad there are different, this is red, and then alag alag. So alag alag voltage required hoga ek fixed amount of current ke liye, jisse aapko अलग अलग लाइट्स, अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट मिलेगी। सो दिस इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक। नॉर्मली जैसे आपका डायोड जैसा होता है कि एक वोल्टेज के बाद यू गेट अ मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट, एक वोल्टेज के बाद यू गेट अ मैक्सिमम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट, और उससे पहले तक यू गेट वेरिएशन इन द करंट। और अगर सच में बोला जाए तो एक्चुअली इसके पहले, इस पॉइंट के पहले अगर आइडियल डायोड देखती तो इस पॉइंट के पहले करंट होता ही नहीं है, देयर इज नो करंट इन एन आइडियल डायोड। बट दिस इज प्रैक्टिकल आईवी कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें देखा जाता है कि इवन 0.7 या 0.3 से पहले भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जो कि आपको पता है कि क्यों होता है, माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से वो करंट पाया जाता है। ओके, सो दिस इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर एलईडी। एडवांटेजेस देख लेते हैं एलईडी के। नाउ एलईडी जो है वो बहुत ज्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी को पास आउट करती है, ठीक है। दैट इज आपकी एलईडी, आज की जो एलईडीज, जो अच्छी वाली एलईडीज बनाई जाती है वो 135 ल्यूमेंस पर वॉट, दैट इज lumens per watt is your, sorry, lumens per watt, it simply means amount of visible lights per unit watt। कितना विजिबल लाइट जनरेट हुआ है, कितनी इंटेंसिटी का विजिबल लाइट जनरेट हुआ है एक वॉट में, एक पावर वॉट में, वो आपको बताता है। तो आज के टाइम में 135 ल्यूमेंस पर वॉट जनरेट होता है। इसका डायमेंशन आपका काम है, मुझे इसका डायमेंशन निकाल के दो। पीछे मैंने आपको एक लेक्स का डायमेंशन बोला, इसका भी डायमेंशन मुझे निकाल के दो, कल याद से निकाल के देना, ट्राई करना, डिराइव करो, छापो नहीं कहीं से, क्योंकि मैं पूछूंगी कि किस फॉर्मूले से आपने इसको डिराइव किया है। सो 135 ल्यूमेंस पर वॉट का ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये जनरेट करता है आज का एलईडी। इट इज वेरी ब्राइट, आप कहीं पे भी एलईडी जलाओ आपको फटाक से दिखाई देता है, इट इज वेरी ब्राइट इन नेचर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द पार्ट। नेक्स्ट इज इसका जो लाइफ टाइम होता है ना, ये काफी हाई होता है। आप एक दिवाली पे लाई हुई एलईडी अगर आप अच्छी कंपनी की लाते हो, एक दिवाली पे लाई हुई पता नहीं कितने सालों चलती है। सो नॉर्मल जो अच्छी वाली एलईडीज होती है उनकी 50,000 आवर्स की लाइफ एज होती है, 50,000 आवर्स। इसीलिए अगर आपने एक अच्छी कंपनी की एलईडी का पूरा एक सेट लाया तो काफी टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज 50,000 मतलब मैम सालों? हाँ, आवर्स है, ईयर्स नहीं है, आवर्स है। हाँ वही, बहुत ईयर मतलब ईयर्स हो जाएंगे। हाँ ठीक है, दिस वाज अ लाइफ टाइम। दूसरा रग मींस ब्रेक होने का सिचुएशन थोड़ा कम है, एलईडी जल्दी टूटती नहीं है गिर के, क्योंकि ये जो होती है ये बल्ब के जैसे बल्ब वगैरह आपका होता है या जो ट्यूबलाइट होता है उसके अंदर गैसेस यूज किए जाते हैं। ओके, ये सॉलिड स्टेट को यूज किया गया है इसमें। एलईडी के अंदर कोई भी लिक्विड जैसी मटेरियल यूज नहीं की गई है कि गिर गया तो वो टूट जाएगा तो वो स्प्रेड हो जाएगा, नहीं। ये इसके अंदर जो रग का मतलब होता है, इट इज नॉट इजिली ब्रेकेबल। ओके,
सो ये क्यों इजिली ब्रेकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा सॉलिड स्टेट का यूज किया जाता है, इसमें कोई गैसियस सब्सटेंस वगैरह का यूज नहीं किया जाता. सो इट इज गुड, इट्स अ सॉलिड स्टेट मटेरियल से इसको बनाया गया है, तो इट डज नॉट गेट ब्रेक्ड इजिली. गिर भी गया आपके हाथ से तो इसका ब्रेकिंग इतनी इजिली नहीं होता. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता, ज्यादा वार्म नहीं होता, ये गर्म जल्दी नहीं होता. ये इट डज नॉट प्रोड्यूस, नो वार्मिंग इज है, जल्दी हीटिंग प्रोड्यूस नहीं होता इसके अंदर. प्लस नैनो सेकेंड्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है. आपने इसको जस्ट कनेक्ट किया एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लाइट. बहुत ज्यादा टाइम लैग नहीं होता इसके अंदर. नेक्स्ट इज एलईडीज की जो इंटेंसिटी होती है वो फेड नहीं होती जल्दी, इट डज नॉट फेड अप. अगर आप बाहर दूर से भी देखोगे तो आपको उसकी इंटेंसिटी उतनी ही देखने के लिए मिलेगी जितनी, क्योंकि वो इतना ज्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जनरेट करता है, तो इजिली उसकी जो इंटेंसिटी है वो फेड नहीं होती. इसी वजह से इसको ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है जहां पर क्लियरली सब कुछ दिखाई दे. जैसे कि आपका जो व्हाट वी कैन से, आपके जो रेलवे स्टेशन है उस पे नंबरिंग जो होती है वो एलईडीज की यूज की जाती है. जहां पे भी नंबरिंग होता है वहां पे एलईडी यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी दूर दूर तक क्लियरली दिखती है, इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत हाई होता है. इसका जो विजिबल लाइट प्रोड्यूस करने का है पावर, एक वॉट पावर में ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी को जनरेट करता है, जल्दी फेड अप नहीं होता, इसकी ब्राइटनेस जल्दी कम नहीं होती. इसलिए इसको बहुत जगहों पर, प्रैक्टिकल जगहों पर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे नंबर प्लेट्स एंड ऑल. और एनवायरमेंट फ्रेंडली है ऑफ कोर्स. यहाँ पे आप कोई फिलामेंट वगैरह यूज नहीं कर रहे हो कि जो रिलीज हो. जैसे कि कुछ दुकान वगैरह जो होता है वो अपने लाइट्स में मर्क्यूरी का यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट. सो मर्क्यूरी इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, सो इट डज नॉट कंटेन्स मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जैसे कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, एक सॉलिड स्टेट मटेरियल सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, सो इट इज इको फ्रेंडली और यू कैन से इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. डिसएडवांटेजेस लास्ट में देख लेते हैं एंड देन यूजेस एक छोटा सा पार्ट है and then your LED part is over. Disadvantage, इसका भी डिसएडवांटेज है. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो ये हाईलाइट जो ब्लू लाइट इसमें से जनरेट होती है इन LEDs में से, ये बहुत हजार्डस होती है. इट्स नॉट गुड फॉर अवर बॉडी. ब्लू लाइट जो इसमें से जनरेट होती है वो थोड़ी हजार्डस होती है फॉर द बॉडी. टेम्परेचर सेंसिटिव है, ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर से बना है तो टेम्परेचर सेंसिटिव होना ही है, कि अगर हल्का सा भी टेम्परेचर में प्रॉब्लम हुआ तो आपकी एलईडीज फटाक से फ्यूज हो जाएंगी. सो वो चीज आपको देखना है. वोल्टेज सेंसिटिव होता है. फॉरवर्ड बायस में कुछ ज्यादा ही वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया, एलईडी 12 वोल्ट की आपने 15 वोल्ट अप्लाई कर दिया, फुट जाएगा वो तुरंत. सो इट इज वोल्टेज सेंसिटिव. और बनाते वक्त, हालांकि अब तो बहुत चीप एलईडीज बनाई जा रही है, बनाते वक्त जो अच्छी एलईडीज होती है उनका कॉस्ट थोड़ा हाई होता है. हालांकि चाइना के पास हर चीज का बैकअप है, तो ये वाले पार्ट को उसने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है बाय इंक्रीजिंग द डोपिंग मटेरियल. सो उसका लाइफ एज कम हो जाता है अगर उस तरीके का काम किया तो. सो एप्लीकेशंस तो आपको पता है कहाँ कहाँ यूज होता है. आपने नंबर प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, आपके ट्यूब लाइट्स वगैरह में, आपके स्ट्रीट लाइट्स में अब एलईडी का यूज किया जा रहा है क्योंकि इसका ल्यूमिनस बहुत अच्छा है, तो स्ट्रीट लाइट में एलईडीज का यूज किया जा रहा है. आपके जो नए नए मोटरसाइकिल्स वगैरह आ रहे हैं उसमें हेडलाइट्स में एलईडी का यूज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंसिटी. टेलीविजन, एलईडी टीवी देखी है आपने, यू हैव नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इन योर टेलीविजन. आज के टाइम में हम लोग बोलते हैं ना एक्स्ट्रा एचडी है और एक्स्ट्रा एचडी है, बहुत क्लियरिटी है, वो इस एलईडी की वजह से ही. उसमें ऐसे एलईडीज लगाए जाते हैं, हालांकि उसमें तो लिक्विड स्टेट में लगाया जाता है, ऐसे तरीके से लगाया जाता है कि आपको एक छोटे छोटे कलर का, जो आप बोलते हैं ना ये एक्स्ट्रा एचडी है, बहुत क्लियर है, इसका मतलब यही है कि आप छोटे छोटे कलर्स को वेरी कर सकते हो, देख सकते हो उसमें कि अच्छा ये एकदम लाइट ब्लू है, ये एकदम डार्क ब्लू है. ये जो कलर्स आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाते हो वो ये एलईडीज के कॉम्बिनेशन की वजह से. तो इसलिए हम लोग उसको एलईडी टीवी बोलते हैं कि एलईडी टीवी है. फिर उसके बाद उसका क्वालिटी मैटर डिफर होने लग जाता है. आप एलईडी टीवी देखो, नॉर्मल अपना जो पुराना वाला टीवी है देखो, दोनों में आपको कलर्स का डिफरेंस पता चलेगा. ओके, सो दिस इज द पार्ट जो एलईडी टीवीज होती है उसमें यूज किया जाता है. ऑफ कोर्स बर्गलर अलार्म्स में भी यूज किया जाता है. बर्गलर अलार्म्स में यूज किया जाता है. काउंटर में भी इसका यूज होता है जहां पर आपका फोटोडायोड यूज होता है. फोटोडायोड कैसे यूज होता है वो देखो.
यहाँ पर लाइट एमिटिंग सोर्स है, ये आपका कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पे फोटो डायोड रखा है, ये करंट जनरेट करेगा, यहाँ पर एलईडी लगा दी जाती है। तो ये कम करंट जनरेट करके भी आपको पता है कि आपकी एलईडी क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज वेरी हाई, तो अगर कम भी करंट जनरेट हुआ तो भी वो इतना अमाउंट ऑफ नंबरिंग दिखा देगा कि आपको इजीली पता चल जाएगी उस पर क्या लिखा है। तो जब जब यहाँ से मटेरियल क्रॉस होगा, मटेरियल क्रॉस हुआ, यहाँ पे करंट ब्लॉक होगा और वो काउंट करता जाएगा। उसको इस तरीके से फंक्शनिंग, उसके अंदर मैकेनिज्म इस तरीके से बना दिया जाता है कि जितने बार आपका सब्सटेंस क्रॉस होगा, जितने बार यहाँ से ये कनेक्शन टूटेगा, वो उतनी बार काउंटिंग करता जाएगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम काउंटिंग करके आपको बताता जाएगा कितना मटेरियल क्रॉस हुआ है। तो काउंटर्स में भी इसका यूज किया जाता है। सो दिस आर सम एप्लीकेशन, स्ट्रीट लाइट, हेडलाइट, एलईडी टीवीज, बर्गलर अलार्म्स एंड काउंटर्स पे यूज किया जाता है एलईडी। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ एलईडी। दिस इज वेयर आई स्टॉप। कल हम ट्रांजिस्टर्स करेंगे, बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स। उससे पहले आई विल सजेस्ट